नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे एससीओ में भारत के कड़े रुख की, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खरी खरी सुनाई है। वहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। खरी खरी सुनाई और संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया भारत ने। सबसे पहले इसी की बात करेंगे और इसके बाद बात करेंगे बिहार में चुनावी हलचल की। और बिहार में चुनावी हलचल में दोनों जो एनडीए और महागठबंधन है वो तो हैं, चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और चुनाव आयोग भी कमर कस रही है। साथ में जो पार्टियां हैं एनडीए महागठबंधन सब अपने कमर कस रहे हैं। और इस बीच वहां पर जो राजनीतिक लड़ाई है वो भी तीखी होती जा रही है। तो बिहार पर बात करेंगे, इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात होगी कि कांग्रेस के अंदर क्या अब शशि थरूर और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक दूसरे पर एक तरह से हमला कर रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एसेट बताया देश के लिए, भारत के लिए। तो खड़गे जी को यह नागवार गुजर गया, उन्होंने बिना नाम लिए शशि थरूर पर हमला बोला है। तो इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ बैठक में भी दिखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कड़ा रुख। संयुक्त बयान के मसौदे पर पहलगाम हमले का जिक्र न होने पर दिखाए कड़े तेवर, हस्ताक्षर करने से किया इनकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा कोई भी देश अपनी भाषा को छोड़कर अपनी संस्कृति, साहित्य, इतिहास और संस्कार को चिरंजीव नहीं रख सकता। लगभग 28 घंटे की यात्रा के बाद आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पर डॉक करेगा ड्रैगन अंतरिक्ष यान। ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने अंतरिक्ष में अपनी यात्रा के बारे में दी जानकारी। कैप्सूल में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट्स एक्सियम 4 मिशन पर। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा के दौरान प्रवासी श्रमिकों को लाने के लिए चलाई जाएगी अंतरराज्यीय बस सेवा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी को भारत का प्रमुख एसेट बताया। तो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमारे लिए है नेशन फर्स्ट, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट। और पहाड़ी राज्यों में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। हिमाचल के कांगड़ा में अचानक आई बाढ़ में लापता मजदूरों की तलाश जारी। उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर भूस्खलन। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि एससीओ में भारत ने किस तरह से अपना बिल्कुल जिसे कहते हैं पैर जमा देना, खरी खरी सुना देना, कड़ा रुख एकदम दृढ़ता के साथ। तो एससीओ में भारत का कड़ा रुख। आतंकवाद के खिलाफ एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेहद कड़ा रुख। संयुक्त बयान के मसौदे पर पहलगाम हमले का जिक्र न होने पर भारत के बहुत कड़े तेवर। भारत का संयुक्त बयान के मसौदे पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार। पहलगाम हमले का जिक्र न करने के लिए सदस्य देशों को राजनाथ सिंह ने लिया आड़े हाथों। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया, खरी खरी बातें कही। साफ तौर पर कहा हम आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते रहेंगे और निर्दोष लोगों का खून बहाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। राजनाथ सिंह ने साफ कहा बिल्कुल। और इसी बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे और राजनाथ सिंह की ये सारी बातें सुन रहे थे। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा भारत ने सीमा पार आतंकवादी हमले को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने पर भी राजनाथ सिंह ने जोर दिया। और साथ ही आतंकवाद के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर भी राजनाथ सिंह ने जोर दिया और कहा जो लोग आतंकवाद को अपने संकीर्ण और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें इसके परिणाम भुगतने ही होंगे।
दहाड़े राजनाथ सिंह। एससीओ सदस्य देशों को ऐसे देशों की निंदा करनी चाहिए जो आतंकवादियों को इस तरह से पनाह देते हैं। साथ ही उन्होंने नसीहत दी, हमें अपने युवाओं में कट्टरपंथ को फैलने से रोकने के लिए भी सक्रिय कदम उठाने चाहिए। साथ ही राजनाथ सिंह ने आतंकवादियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक के खिलाफ भी रणनीति बनाने पर जोर दिया, क्योंकि आजकल आतंकवादी के हाथ में भी तकनीक पहुंच रहे हैं। तो कैसे पहुंच रहे हैं? कोई ना कोई उनकी मदद करता है। तो बिल्कुल खरी खरी सुनाई राजनाथ सिंह ने। और पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने सीमा पार आतंकवादी हमले को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। साथ ही रक्षा मंत्री ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता अखिलेश शुभन से, जो हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरह से दहाड़े हैं एक तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर, और भारत ने बेहद कड़ा रुख लेकर के संदेश दे दिया कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर जब तक आप पहलगाम हमले का जिक्र नहीं कीजिएगा। इस मंच का भारत ने बिल्कुल अपने हिसाब से इस्तेमाल किया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल खरी खरी सुना दी सभी को। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो समय है, जिस तरीके से एससीओ का गठन हुआ था, जिस विचारों को लेकर एससीओ का गठन हुआ था, और जब भारत जब उसमें शामिल हो रहा था, उस समय चीन ने दबाव बनाया था कि पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। उसी समय इस बात के संदेह उठने शुरू हो गए थे कि किस तरीके से एससीओ सफल होगा जब पाकिस्तान भी उसमें रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो एससीओ की एक बड़ी खासियत ये थी कि उसको माना ये जा रहा था कि क्षेत्रीय सुरक्षा का एक संगठन है। उसे कई बार एशियन नेटो भी कहा जा रहा था, और उस कारण से उसकी लोकप्रियता बढ़ी थी एससीओ की, कि एससीओ में रूस और चीन के अलावा भारत अगर शामिल हो जाए, उसके अलावा जो मध्य एशिया के देश हो, तो एक क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने वाला, क्षेत्रीय सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक संगठन के रूप में तैयार होगा। लेकिन जब पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया और उसके बाद पाकिस्तान की जिस तरीके की हरकतें रही, भारत की तरफ से लगातार इस बात की ताकीद की जाती रही एससीओ के सदस्य देशों को कि देखिए, ये जो इलाका है ये वल्नरेबल है रेडिकलिज्म से, ये वल्नरेबल है आतंकवाद से, और इस पर एक संयुक्त रूप से रणनीति बनाई जानी चाहिए। लेकिन इस बात को समझने में कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि चीन लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता रहा, और आज जब चीन में एससीओ की बैठक हो रही है जो रक्षा मंत्रियों की, उस रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने इस बात को साफ साफ कह दिया कि पहलगाम में जो घटना हुई उसकी अगर आप आलोचना नहीं करेंगे तो फिर एससीओ का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए संयुक्त जो बयान जारी होना था एससीओ के बाद, वो संयुक्त बयान नहीं जारी हो पाया। हालांकि जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसमें ये खबर मिल रही है कि इस तरह का पार्टीजन किया जा रहा था कि उसमें पहलगाम हमले की जिक्र नहीं थी जिसमें कि 26 लोग मारे गए, लेकिन उसमें बलूचिस्तान में अशांति का जिक्र था। तो इस तरह का पार्टीजन एटीट्यूड अगर लेकर एससीओ चलेगा और तो उसमें भारत निश्चित तौर पे भारत के लिए सहयोग करने का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि भारत लगातार इस बात को पूरी दुनिया को एससीओ के सारे सदस्य देशों को कहता रहा है कि आतंकवाद से निपटे बिना इस इलाके में एससीओ के बीच सहयोग बनने की कोई संभावना नहीं। बिल्कुल, लौटता हूं आपके पास, नहीं हो रहा था इसलिए भारत ने मना कर दिया। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास, लौट रहा हूं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हैं। विनोद जी, एकदम उम्मीद के मुताबिक जैसी उम्मीद थी राजनाथ सिंह उसी तरह से वहां दहाड़े, उसी तरह खरी खरी सुनाई एससीओ में, खासतौर पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी वहां बैठे हुए थे। लाल जी, अभी अखिलेश जी बता रहे थे एससीओ के गठन और उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर बहुत शानदार उन्होंने बताए।
सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि आज का जो भारत है वो अपना डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग जो पूरा इंटरनेशनल मंच पे रख रहा है उसको भी समझने की जरूरत है। आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये सवाल आया था, तो भारत ने इसी तरह के कड़े रुख से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भी पहलगाम और टेररिज्म के मुद्दे को रखा था। और आज आप देखिए कि एससीओ की मीटिंग में जब ये चीन में हो रहा है और डेफिनेटली जब चीन के साथ में पाकिस्तान है, तो ये बात स्वाभाविक था कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ इसमें पेच लाएगा कि भारत के टेररिज्म का जो सवाल रहा है, तो वो एक घिसा पीटा वो बलूचिस्तान का जो वहाँ एक इंडिपेंडेंस को लेके चल रहा है मूवमेंट, उसमें भारत की मदद की बात कहेगा। उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है। आप ऑडियो पहले चेक कर लिया कीजिए, जब वो सवाल कर रहे हैं तब आप। उसके पास कोई साक्ष्य ऐसे नहीं है कि जिस साक्ष्य को लेकर दे, लेकिन वो एक नैरेटिव बनाता है। भारत ने बहुत मजबूती के साथ दुनिया के अलग अलग मंचों पे इस बात को रखा है और मजबूती के साथ रखने के साथ सबूत भी दिया है। लश्कर तैयबा के इसमें इन्वॉल्वमेंट, टीआरपी जो लश्कर तैयबा के एक आउटफिट है उसका इन्वॉल्वमेंट, ऐसी बात को राजनाथ सिंह नाम लेके उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल मंच पे बताया कि आपके ही आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का टीआरएफ है जिसने जिम्मेदारी ली थी और उस पहल की। आप अगर भर्त्सना नहीं करते हैं उस आतंकी कार्रवाई को, तो फिर आप जिस ऑब्जेक्टिव के लिए एससीओ मंच बना था और जिसके लिए बना है, हम लोग सारे लोग जमा हुए हैं, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता है। तो ये भारत का जो पोस्चरिंग है, ये डिप्लोमेटिक रूप में आप ये देखिए कि भारत ने जिस तरह से अपना एक कड़ा रुख दिखाया है कि आप आतंकवाद को लेके, टेररिज्म को लेके अलग अलग परिभाषा नहीं गढ़ सकते। बिल्कुल। आज का दुनिया टेररिज्म का मतलब सिर्फ एक ये होता है कि जो बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार कहा है कि टेररिज्म और टॉक दोनों एक साथ में नहीं होगा। जिस तरह बात उन्होंने कही कि जैसे ब्लड और पानी, वाटर और ये ब्लड, ये एक साथ नहीं बहेंगे, तो भारत का ये आज का रुख है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे, आतंक और बातचीत दोनों एक साथ नहीं होंगे। ये बात राजनाथ सिंह ने फिर एससीओ के मंच पे रख के भारत के इस रुख को से दुनिया को परिचित कराया। बिल्कुल परिचित कराया, और जिस तरह से मजबूती से बात रखी है अखिलेश, और जिस तरह भारत ने बिल्कुल साफ कहा कि हम तो इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो एससीओ के प्रावधानों के मुताबिक अब एससीओ की बैठक में आगे क्या होने वाला है, क्या प्रावधान है एससीओ के? देखिए, एससीओ में प्रावधान है कि जो अगर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो कोई बयान नहीं जारी होगा। हाँ, एक प्रावधान जरूर है कि अगर कोई सदस्य कहता है कि मैं इस बयान में शामिल नहीं होऊंगा और मैं इस बयान से केवल अपने आप को अलग रखूंगा, तब ये हो सकता है। लेकिन अगर कोई ये सदस्य यह कहे कि मैं इस बयान से सहमत नहीं हूं और मैं ये बयान नहीं जारी होना चाहिए एससीओ के मंच से, तो ये बयान नहीं जारी हो सकता। इसीलिए सर्वसम्मति की बात एससीओ में लगातार कही गई है। और आगे आने वाले दिनों में जो लगता है कि जिस तरीके से भारत ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई है आतंकवाद को लेकर, उससे लगता है कि निश्चित तौर पे एससीओ के सदस्य देशों को सोचना पड़ेगा। देखिए, एससीओ में दो बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, एक है रसिया जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, दूसरा है चीन, वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। ये भारत और चीन जो है दुनिया के दो सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी है। रसिया से हमारा संबंध जो है वो आजादी के समय से रसिया के साथ संबंध है, और ऐसे में अगर आतंकवाद की घटना पर अगर उसकी भर्त्सना न हो पाए तो निश्चित तौर पे एससीओ अप्रासंगिक हो जाता है भारत के लिए। इसलिए भारत जो आगे आने वाले दिनों में दिखता है कि भारत का यह जो रुख है वो रुख बरकरार रहेगा, और अगर एससीओ की समिट भी जब होगी तो उस समय भी ये भारत का रुख दिखेगा। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एससीओ के सदस्य देश अगर अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, अगर आप आतंकवाद से अपने को मुक्त करने की बात नहीं करेंगे, और अगर एससीओ के सदस्य ही एक दूसरे सदस्य के खिलाफ आतंकवाद भेजते रहेंगे, आतंकवादी भेजते रहेंगे, अपने आतंकवाद की संरचना खड़ा करते रहेंगे, तो ऐसे संगठन के होने का कोई मतलब नहीं होता है। अब इस पे जिस तरीके की बात होनी चाहिए, अगर चाहिए था कि चीन चूंकि आयोजक देश है, चीन को इस बात पे एक नरम रुख अपनाना चाहिए था, मतलब साइंटिफिक रुख अपनाना चाहिए था। चीन ने देखा है कि पहलगांव में हमला हुआ है,
चीन ने देखा कि 26 लोग मारे गए, जिसमें कि नेपाल का भी एक नागरिक था। इस तरह की स्थिति हुई है और चीन अगर उसे नजरअंदाज करना चाहता है, क्योंकि जो होस्ट कंट्री होता है वही ड्राफ्टिंग कमेटी को इनिशिएट करता है। अगर ड्राफ्टिंग को इनिशिएट करने वाले में अगर चीन है शामिल और उसमें भारत अगर कोई अपना पक्ष रख रहा है, उसे चीन स्वीकार नहीं करता है, तो निश्चित तौर पे हमने चीनी दूतावास के जो प्रवक्ता है उनसे संपर्क करने की कोशिश की, उनसे पूछा। उन्होंने भी इस बात का जवाब दिया कि अभी तक कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया है और ज्वाइंट स्टेटमेंट बनने के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये मामला लिम्बो में है। ये मामला इस तरीके से है कि भारत ने अपना रुख कड़ा किया है और इसे चीन भी समझ रहा है और मुझे लगता है कि रूस भी इस बात को समझ रहा है कि इस तरह का जिद अगर चीन करता है कि उसमें आतंकवाद की घटना को नहीं शामिल करता है, और मध्य एशिया के देश जो कि लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोस्पेरिटी में आगे बढ़े, भारत के साथ वो दोस्ती करे, शांति स्थापित हो, वो भी इस बात से नाखुश हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि जिसको जो करना हो करे, जिसको जो रुख लेना हो रुख ले। लेकिन भारत ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि भारत क्या करने वाला है और भारत वही करेगा। भारत ने जिस तरह से वहां पर रक्षा मंत्री दहाड़ करके आए हैं, बता दिया है कि आप लोगों को जो करना है कीजिए और हमें जो करना है वो हम आगे करेंगे ऐसी घटनाओं पर। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी जुड़ने के लिए आपका। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि खास चर्चा हम करने वाले हैं आज बिहार के चुनावी हलचल पर, क्योंकि वहां पार्टियां जो कर रही हैं, पार्टियों के जो मुद्दे हैं वो तो हैं ही, साथ ही चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया है बिहार में। इसी साल के आखिर तक चुनाव होना है, तो इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले ही हमने बताया था आपको कि अब हम खास चर्चा करने वाले हैं बिहार के चुनावी हलचल पर, और बिहार के चुनावी हलचल में क्या कुछ चल रहा है पहले वो आपको बताते हैं कि बिहार में चुनावी हलचल के बीच चुनाव आयोग भी बहुत ही सक्रिय हो गया है। उसने भी अपने कार्यक्रमों को तेज कर दिया है। कुछ ही महीनों में बिहार में असेंबली का चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसी साल के आखिर तक चुनाव होना है, तो जाहिर है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपने एजेंडे को लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। बिहार की एनडीए सरकार ने योजनाओं की बौछार कर दी है और इसी के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश भी कर रही है। तो वहीं जो विपक्ष है यानी महागठबंधन, उसको मोटे तौर पर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का सहारा है और उसी को वो पुख्ता करने में एड़ी चोटी का जोर लगा भी रहा है। लेकिन सियासी दलों के पुख्ता इंतजाम के साथ ही अब चुनाव आयोग भी वोटर लिस्ट को पुख्ता बनाने की पहल को तेज कर रहा है। चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में बिहार के सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक भी की, लेकिन वोटर लिस्ट के सत्यापन को लेकर चुनाव आयोग ने खास पहल की है। इस बार बिहार में सभी पात्र नागरिक जितने भी हैं वोटर, उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चुनाव आयोग घर घर जाकर सत्यापन करेगा। साथ ही राजनीतिक दलों को पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इस गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी जितने भी पात्र नागरिक हैं उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो जाएं, ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और कोई भी अपात्र व्यक्ति यानी जो योग्य नहीं है वो मतदाता सूची में शामिल ना हो पाए, और मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे। इस पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 में उल्लिखित मतदाता के रूप में पंजीकरण की पात्रता और अयोग्यता संबंधी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करेगा। यदि किसी राजनीतिक दल अथवा मतदाता द्वारा कोई दावा या फिर आपत्ति दर्ज की जाती है, तो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी संबंधित मामले की जांच करेंगे और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचक नामावली यानी ईआर की सत्यनिष्ठा बनाए रखना जरूरी है। ये चुनाव आयोग इसको सुनिश्चित करेगा। चुनाव आयोग के लिए ये सुनिश्चित करना कि सभी पात्र नागरिक निर्वाचक नामावली में शामिल हो जाएं और कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली से बाहर ना हो और कोई भी जो अपात्र है यानी उसके योग्य नहीं है वो शामिल ना हो पाए।
तो निष्पक्ष चुनाव के लिए ये सब तो बेहद ज़रूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सही पात्र की पहचान कैसे हो। जाहिर है कि हर मतदाता को अपनी पहचान तो साबित करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ सियासी दल सिर्फ पहचान की बात सुनकर ही ऐसे बिदक जाते हैं। बिहार में आरजेडी और CPI-ML ने इस सत्यापन पर आपत्ति दर्ज कर दी है। उन्हें इस बात का अंदेशा है कि इसमें कई लोग वोटर की प्रामाणिक जानकारी देने में असमर्थ होंगे और उनका नाम कट जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि वोटर लिस्ट में बढ़े हुए नाम पर चुनाव हारने पर जो लोग सवाल उठाते ही रहते हैं, लेख लिखते रहते हैं, लेकिन जिन राज्यों में उनकी जीत होती है वहां वोटर लिस्ट में बढ़ोतरी को खबर नहीं बनाते। तो मैच में अगर आप हार जाते हैं तो रेफरी पर ठीकरा फोड़ा जाए। इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार में पुख्ता इंतजाम तो कर लिया इस बार, लेकिन फिर भी क्या गारंटी है कि आगे चल करके लोग आरोप ना लगाएंगे, राजनीतिक दल और राजनेता। इन सब के बीच आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वोटर लिस्ट के रिवीजन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग के साख पर जो दाग लग रहे हैं वो नहीं लगने चाहिए। जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से फर्जी वोटर बनाए गए, ये श्री राहुल गांधी जी ने भी सवाल खड़े किए थे। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वोटर लिस्ट के रिवीजन में इस बात की जांच होनी चाहिए कि कोई फर्जी वोटर है तो उसे हटाना चाहिए, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको जोड़ना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसका चुनाव आयोग को ख्याल रखना चाहिए, अपने साख को बचाना चाहिए। सवाल खड़े हो नहीं रहे चुनाव आयोग पर, ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और खासतौर पर चुनाव हारने के बाद। बिहार का चुनाव है, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग 3 बार जवाब दे चुका है। खैर, भाजपा नेता नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण सराहनीय है। मतदाता सूची का सत्यापन और शुद्धिकरण बिल्कुल यह चुनाव आयोग का एक स्वागत योग्य कदम है। यह तय मानकों के अनुसार यह काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनके कारण से बिहार की डेमोग्राफी खराब हुई है और फर्जी वोटर बन करके यहाँ लोग वोट डालते हैं। चुनाव आयोग अगर इसके लिए कोई कदम उठा रहा है तो इसकी स्वागत होना चाहिए, सराहना होनी चाहिए, ना कि इसकी निंदा करनी चाहिए। दरअसल विपक्ष के लोग चुनाव परिणाम से अभी से डरे हुए हैं और यह डर को प्रकटीकरण अलग अलग रूप में कर रहे हैं और अभी से चुनाव आयोग किसी संवैधानिक संस्थाओं पर वह आरोप लगाना शुरू कर दिए। उनका आरोप बिल्कुल निराधार है। तो वहीं जेडीयू की नेता अंजुम आरा ने कहा कि विपक्ष तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। देश का कोई भी नागरिक कहीं पैदा हो वो वोटर कहीं का हो सकता है, इसे कौन नकार सकता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस बात को लेकर के एक भ्रम फैला रहा है ना, वो निराधार और विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। इलेक्शन कमीशन का यह जो प्रयास है वो संविधान और कानून के प्रावधानों के अनुरूप है और यह प्रयास सिर्फ इस बात को लेकर के कि जो अवैध वोटर हैं, जो अपात्र वोटर हैं, उनको मतदाता सूची से बाहर निकालना। लेकिन विपक्ष उसको एनआरसी से जोड़ करके एक गलत नैरेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि जब चुनाव आयोग एक प्रक्रिया को पूरी करना चाहता है, एक प्रक्रिया का पालन करना चाहता है, वोटर लिस्ट को सही करना चाहता है, तो आपत्ति किस बात पर है। अभी आपत्ति भी दर्ज कराएंगे और बाद में बिना मतलब का आरोप भी लगाएंगे। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार राजन जी, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत राजन जी, आपका भी नमस्ते। और हमारे साथ सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, उनके जरिए जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, चुनाव आयोग एक तो देखिए खामखा जब सवाल उठते हैं तब भी चुनाव आयोग जवाब भी देता है और चुनौती भी देता है कि आइए ना, कुछ है तथ्य तो लेकर आइए, हम खुले दरवाजा खुला हुआ है। खैर, ये तो बात हुई उधर की, लेकिन अब बिहार में चुनाव आयोग अभी से वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर रहा है। क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? अभी दिक्कत भी बताएंगे और बाद में कुछ ना कुछ लेकर पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ नैरेटिव बनाएंगे। क्या दिक्कत है अगर वोटर लिस्ट को सही किया जा रहा है? जो सही पात्र हैं उनको जोड़ लिया जाएगा, जो नहीं है पात्र उनको हटा दिया जाएगा। इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, बताइए। लाल जी, बिहार में चुनाव की आहट तो है और चुनाव की आहट के साथ साथ में राजनीतिक दलों की भी आप देख रहे हैं कि पूरा सब अपने अपने जीत के लिए पुख्ता इंतजाम में लगे हुए हैं। बिल्कुल।
पुख्ता इंतजाम में नीतीश कुमार की भी घोषणाओं के बौछार है, आरजेडी की भी जो डोर टू डोर कैंपेन है अपना, उनका भी अपने एजेंडे का लोगों के बीच ले जाने के लिए पुख्ता इंतजाम है। तो जाहिर सी बात है, जब पॉलिटिकल पार्टी अपने पुख्ता इंतजाम में लगे हुए हैं तो चुनाव आयोग को भी अपने पुख्ता इंतजाम करने होंगे। बेशक। और ये पुख्ता इंतजाम जो चुनाव आयोग ने इस बार बिहार में शुरू किया है, वो आप कह सकते हैं कि ये एक आइडियल साबित होने वाला है। इसलिए कि देखिए, हम लोग ये बात जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के 3 स्टेक होल्डर हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वोटर्स हैं, इन तीनों के साथ में ही इलेक्शन कमीशन होता है। तो आपको हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें किसी मतदाता का जब सूची बनती है तो उसमें ना छूटे। ये एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि 18 साल से ऊपर के जो भी नागरिक हैं इस देश के, उसको नहीं छूटना चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन उसके साथ एक ये भी है कि उसमें किसी गलत लोगों का नाम शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीज इलेक्शन कमीशन के सामने में ये चैलेंज होता है। बेशक। तो ये इस बार जो इलेक्शन कमीशन ने इसकी सत्यता और प्रामाणिकता को लेके जो बात शुरू की है जी, जिसमें घर घर जाके बीएलओ जाएंगे और वो लोगों का जो जानकारी है वो तो लेंगे ही लेंगे, साथ साथ उन्हें इस बात का सेल्फ एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो यहाँ के नागरिक। और किस तरह से यह स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से काम करती है, देश की जनता और बिहार की जनता जानती है। यदि बिहार के चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रकार के अंतिम गहन पुनरीक्षण कार्य करने का फैसला लिया गया है, तो बिहार के सभी दलों को इसकी सराहना करनी चाहिए। और अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता यह कह रहे थे कि यह चुनाव के मात्र 3-4 महीने पहले यह क्यों आवश्यकता पड़ी। मैं इन्हें बताना चाहता हूं, चुनाव के 1 वर्ष पहले की इन्होंने चर्चा की। 1 अक्टूबर 2025 इसकी अंतिम तारीख है। 1 अक्टूबर 2025 को यदि बिहार के वैसे लाखों युवा जिनकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो रही है, वे इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मत देने का काम करेंगे, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। और यदि 1 साल पहले, 1 वर्ष पूर्व जनवरी में कार्य होते तो लाखों युवा वंचित रह जाते। तो चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकार के जो सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, और तो हमारी सरकार द्वारा चुनाव आयोग क्या है, चुनाव आयोग पर तो किसी को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना यह अधिकार नहीं है। उनकी आपत्ति है कि उनके वोटर कट जाएंगे, उनको लगता है उनके वोटर प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे। ये वोटर कट जाएंगे तो इसका कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह प्रमाण नहीं दे सकता है कि हम बिहार के वासी हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह प्रमाण नहीं दे सकता है कि सचमुच वह भारतीय है, सचमुच वह बिहारी है? तो बिहार में या देश में कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रमाण नहीं दे सकता है कि मैं बिहारी हूं या भारतीय हूं? और चुनाव आयोग द्वारा, देखिए, चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेज की मांग की गई है। एक नहीं, 11 दस्तावेज। कोई भी एक दस्तावेज दे दे, बस वो लिस्ट में रह जाएगा। सही बात। दस्तावेज की मांग गई है। अब किस व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है? आज के समय में किस व्यक्ति के पास वोटर पहचान पत्र नहीं है? किस व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है? किस व्यक्ति पासपोर्ट नहीं है? किस व्यक्ति के पास मैट्रिक की पास की सर्टिफिकेट नहीं है? ऐसे 11 दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया कि कोई भी एक दस्तावेज दीजिए, आपका सत्यापन हो जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि पारदर्शी और सटीक तरीके से इसकी जांच हो। और जो भी इसमें पात्र हैं, वे उन सारे पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, और जो भी इसकी पात्रताएं पूरा नहीं करते हो उनको अलग करने का काम किया जाए। तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपत्ति। सही बात है। और आपत्ति बाद में दर्ज कराते हैं, आपत्ति बाद में दर्ज कराते हैं। इससे पहले फिर आएंगे आपके पास। रुक जाइए, फिर आएंगे आपके पास। आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। विनोद जी, अभी राजकुमार जी ने 3-4 बातें जो गिनाई, देखिए व्हाट्सएप का जमाना है। हम दिल्ली में बैठे बैठे यहाँ बात करते करते, अगर मेरे घर पर, मैं खुद बिहार का हूं, अगर मेरे घर पर मान लीजिए कि अभी मेरे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे व्हाट्सएप से भेजूंगा और पहुंच जाएगा। हाँ, तो ऐसे में राजकुमार राजन जी की जो भी आशंका है, देखिए एक राजनीतिक दल के तौर पर अपनी बातें रखने, अपनी आशंका को रखने का पूरा अधिकार है राजकुमार जी को भी, सभी को। लेकिन जो बातें उन्होंने रखी हैं,
आपको लगता है आज के इस युग में इन बातों का कोई महत्व है कि भाई हम 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो हम अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे? और दूसरी बात ये कि लोग अपना प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे जिनका लिस्ट में नाम शामिल है। और तीसरी बात ये, एक बात बड़ी अच्छी पीयूष जी ने कही, मुझे मतलब वो हमें लगा कि नहीं, उनकी बात में काफी दम है कि भाई थोड़ी देरी से इसलिए भी की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा जो 18 साल के हो रहे हैं उनको इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। तो ये तो अच्छी बात है विनोद जी। मैं राजन जी का सुन रहा था, पीयूष जी का भी सुन रहा था। राजन जी के अपने तर्क हैं, लेकिन वो क्या है कि आधा सच है और आधा सच ज्यादा खतरनाक होता है। तो पूरा सच राजन जी ये है कि आप महाराष्ट्र की बात करते रहे करके ही शुरुआत किए थे अपने बात को। तो राहुल गांधी महाराष्ट्र में इलेक्टोरल रोल में जो नंबर्स एमपी के चुनाव के बाद जो एमएलए के चुनाव में बढ़ा उसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक बार भी तेलंगाना में जो 3% वोट एमएलए के चुनाव में बढ़े उसकी बात तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? वो आप अगर जीतते हैं तो इलेक्टोरल रोल सही है, अगर आप वहां हार जाते हैं तो आपको इसमें फर्जी वोट दिखता है। तो ये फर्जी वोट, आपके ही प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो कह रहे थे अभी कि फर्जी वोट किसी भी तरह शामिल नहीं होना चाहिए। ये हर पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं फर्जी वोट शामिल नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के सामने में प्रायोरिटी ये है कि लाल जी की शहरीकरण हुआ है, बिल्कुल गांव से लोग बड़ी तादाद में पलायन किए हैं, पटना से लेके और छोटे छोटे शहरों से लेके और कई जगह पलायन किए हैं जी। बिहार के नागरिक को इसमें जोड़ना है कि कोई मतदाता जो बिहार के हैं वो छूटे नहीं शहरीकरण के होने के बाद। तो आप कैसे ये बात कह रहे हैं कि लोगों के पास पेपर नहीं है? बॉस, आज की तारीख में जितने सोशल वेलफेयर स्कीम है डिजिटल पेमेंट हो रहा है, क्या बगैर कागज के हो रहा है क्या? 80 करोड़ से इस देश में ज्यादा लोगों को राशन मिल रहा है, क्या बगैर कागज का मिल रहा है क्या? कागज दिखा के ले रहे हैं लोग। अगर आज के दो में जितने किसान हैं उनको प्राइम मिनिस्टर का किसान सम्मान निधि मिलता बिना कागज के मिल रहा है। इतने सारे दर्जनों स्कीम है जो पेपर वेरिफिकेशन के बाद ही गवर्नमेंट ऑफिस ने उनको दिया है जी। अब अगर उनको पहचान पत्र मिलने के बाद अगर वोटर्स वो हैं उनको अगर कुछ पेपर सत्यता प्रमाणित के लिए मांगा जा रहा है, इसमें ये आप एनआरसी और सीएए की राजनीति करने पे तुले हुए हैं। ये बात कहिए साफ साफ कि आप उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बात बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, इलीगल माइग्रेंट्स की बात कर रहे थे, आप उसको एक मुद्दा बनाने जा रहे हैं। प्रामाणिकता की बात को आप भी स्वीकार करते हैं, ये अच्छी चीज है। बिल्कुल राजकुमार राजन जी, देखिए आपने जो पिछली बार जो कारण बताए ना, उन कारणों में तो जाहिर सी बात है कि उन कारणों पर हमने बात कर ली, लेकिन मुझे लगता है कि आप अभी खुलकर बोल नहीं रहे हैं कि असली आशंका क्या है, हैं? असली आशंका कहीं ये तो नहीं है कि जो अवैध घुसपैठिए किसी भी तरह से वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, आपको लगता है कि वो अवैध घुसपैठियों का नाम कटेगा? आपको ऐसा लग रहा है? असली बात क्या ये है? अगर ये है तो खुलकर बोलिए, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। देखिए लालचंद जी, ये मैंने पहली बात यहीं से शुरू की थी कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगर उस पर कोई आक्षेप आता है यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। महाराष्ट्र के चुनाव में जो राहुल गांधी प्रश्न उठाए थे, क्या उसके पुख्ता जवाब दिए गए? बहुत ज्यादा, 3 गुना पेज में 3 बार। लालचंद जी सुन लीजिए, सुनाइए सुनाइए। एमपी के चुनाव और एमएलए के चुनाव के बीच बहुत कम समय था। हाँ पीयूष जी, आ रहा हूँ पीयूष जी। उस कम समय में 40 लाख मतदाताओं को जोड़ दिया गया। कि क्या यह वैज्ञानिक तौर पर यह संभव है? वैज्ञानिक तो छोड़िए, वो तो पहले का रिकॉर्ड उन्होंने दे दिया कि अभी आप जितने लाख मतदाता को जोड़ने की बात कह रहे हैं, इतिहास में उससे ज्यादा हो चुका है। चुनाव आयोग ने डेटा दे दिया जी। और विनोद मिश्र जिन बातों पर कह रहे हैं, विशेष गहन परीक्षण है यह, सिर्फ जोड़ने की बात नहीं है। नहीं, सिर्फ जोड़ा नहीं जाएगा, हटाया भी जाएगा। ये बात सच है, 2003 से पहले ये बात सच है, हटाया भी जाएगा जो अवैध होंगे। ये आपने सही कहा, मैं आपसे सहमत हूं, हटाया भी जाएगा। पीयूष जी को जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए पीयूष जी जवाब दीजिए। इतने कम समय में क्यों किया जा रहा है? सवाल यह है, नए नाम जुड़ रहे तो कीजिए आप।
लेकिन पुराने नाम को भी परीक्षण कर रहे हैं। महाराष्ट्र का भी आधा अधूरा जिक्र कर रहे हैं, खाली राहुल गांधी जी के आरोप का जिक्र कर रहे हैं, चुनाव आयोग के जवाब का जिक्र नहीं कर रहे। राजन जी, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पुराने लोगों में कल आप ही ये शिकायत लेके इलेक्शन कमीशन में जाएंगे कि इस आदमी का डेथ हो गया था और इसका वोटर लिस्ट में इलेक्टोरल रोल में नाम कैसे है, या ये बच्चा आपने ही कहा है 2003 के बाद ये पहली बार ऐसे पुनरीक्षण की बात बिहार में हो रही है। अब आप सोचिए कि इतने कालखंड में कितने लोगों का डेथ हो गया होगा। अगर आप इलेक्शन कमीशन का एक पुख्ता इंतजाम चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने तो कहां लोगों को कहा है कि हम तुमको भेजना है, घर घर वो बीएलओ जा रहे हैं। वो बीएलओ आपके अपॉइंटेड लोग हैं। आप अपने बीएलओ को इसके लिए ट्रेंड कीजिए। हर पार्टी के बीएलओ होते हैं, हर पार्टी के बीएलओ इसमें इलेक्शन कमीशन के इस अभियान में शामिल होते हैं। तो सवाल ये है कि आप लोग मंशा पे सवाल उठा देते हैं। सीधे सीधे एक निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो, इसके बाद सीधे सीधे आप मंशा पे सवाल उठा देते हैं। ये बात पीयूष जी कह रहे हैं, अब उनके भी सुन लीजिए। ठीक है, पीयूष जी को जवाब देना चाहिए। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मंशा पर सवाल उठाने का इतिहास रहा है। इतिहास तो उस मंशा पर जब सवाल उठते हैं तो इसको चुनाव आयोग 2 चरणों में भी कर सकता था। किन चीजों को? पुनरीक्षण को? मतदाताओं की सूची अलग बनाते, पहले से जुड़े हुए उसकी जांच परीक्षण पहले कर लेते। नहीं, एक साथ हो रहा है तो क्या दिक्कत है? क्यों है कि एक ही काम को 2 बार क्यों किया जाए? एक ही काम को क्यों 2 बार करेंगे? राजकुमार राजन जी, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। पीयूष जी जवाब दीजिए, बोलिए। लालचंद जी, आज का समय ऐसा है कि हर भारतीय, हर बिहारी, यदि भारतीय है, बिहारी है, तो उसका मौलिक अधिकार है वोट देना। और उस व्यक्ति को, उस नागरिक को वोट देने के अधिकार से कोई नहीं रोक सकता है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो नागरिक को, जो उस व्यक्ति के वोट देने के अधिकार से रोक सकती है। यदि वह पात्र है, यदि वह भारतीय है, वह बिहारी है, तो इन लोगों को हर सरकार के हर कार्य को, चुनाव आयोग के हर कार्य को, जो जनहित के कार्य होते हैं, जो विकास के काम होते हैं, जो जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना इनका काम है। बार बार राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता द्वारा महाराष्ट्र की बात कही जा रही है। अरे महाराष्ट्र में तो चुनाव आयोग द्वारा 3 बार आपके नेता राहुल गांधी व आपके इंडी गठबंधन के नेताओं ने जब प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया ईवीएम पर, तो चुनाव आयोग द्वारा 3 बार प्रेस के माध्यम से इस पर प्रमाण के साथ बात करने की बात कही गई, बात की गई। आपके पास कोई सबूत नहीं है। केवल आप जहां चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर उसका ठिकरा फोड़ने का काम करते हैं। आप दिल्ली हार गए तो ईवीएम हैक करने की बात एक बार फिर से मैं राजकुमार राजन जी के पास शिकायत करने लगे। ठीक है, पीयूष जी रुकिएगा, पीयूष जी रुकिएगा। और जब झारखंड जीत गए, ठीक है, तो उस पर बोलने का काम। मैं एक बार फिर से राजकुमार राजन जी के पास चलता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि उनका पॉइंट सामने में आए कि वो आखिर क्या दिक्कत है, उनको क्या आशंका है। रखिए राजकुमार राजन जी, एक बार फिर से आपके पास आया हूं। लालचंद जी, हमें भी समय दीजिए, हमें भी समय दीजिए। सर बोलिएगा, आपके पास फिर आऊंगा। राजकुमार राजन जी की बात को थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूं कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। पहली बात तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर यह करना था तो पहले समय लेकर करते, ऑल पार्टी मीटिंग करते, इस पर भी गहन विचार विमर्श होना चाहिए, तब जाके ये तो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। राजकुमार जी बोलिए, पीयूष जी बोलिए। समय में आपने अचानक राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, 2003 में बिहार में इनकी सरकार थी। पीयूष शर्मा जी को 2003 में बिहार में इनकी सरकार थी। पीयूष जी एक बार उनको पूरी बात कहने दीजिए, एक बार पूरी बात कहने दीजिए राजकुमार जी को। देखिए, 2 दशक से आप सरकार में हैं, 20 साल सरकार में रहते हुए हो गया। मैं उन बातों पर आता हूं कि बिहार की क्या स्थिति है, क्यों ऐसी बातें की जा रही है, बिहार की शिक्षा की स्थिति क्या है, नीति आयोग के तमाम उसमें जो जिसके अध्यक्ष वोटर लिस्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वोटर लिस्ट उन्हीं नीति आयोग राजकुमार जी
बिहार के उस बाकी नीति मुद्दों पर में किसी जो और दिन सर्वे चर्चा है, करेंगे, उस सर्वे में बिहार का किसी और दिन पिछड़ा हुआ है। बिहार के बाकी मुद्दों पर शिक्षा को करेंगे, लेकर, करते रहते हैं, करते भुखमरी रहेंगे। को लेकर, आज गरीबी वोटर को लिस्ट पर लेकर, रहिए, बेरोजगारी को लेकर, आज वोटर लिस्ट पर, आज वोटर लिस्ट, बातों को जवाब दूंगा। आज वोटर लिस्ट और चुनाव आयोग पर आपत्ति पर रहिए। हाँ बोलिए पीयूष जी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता विषय से विषयांतर होने का काम किए। नहीं, मैंने बोल दिया आज विषय ये। हाँ। विषय से विषयांतर होने का काम किए। विषय से विषयांतर नहीं है, उसी से जुड़ा उसी से जुड़ा आज बिहार का विकास दर क्या है? आज बिहार 14.47% विकास दर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उन्होंने विषयांतर किया, आप भी उसी विषयांतर का जवाब देने लगे। ठीक है, चलिए, अब मेरे पास समय की कमी है। नहीं, मैं एक चीज, समय की कमी है, लेकिन विनोद जी का एक पॉइंट ले लेता हूँ। विनोद जी एक पॉइंट। विनोद जी बिहार में अब शिक्षा ठीक है, आप लोग विषय पर रहिए, विषय पर दोनों लोग विषय पर रहिए। विनोद जी विनोद जी राजन जी, देखिए, मैं दोनों आप शानदार प्रवक्ता हैं और बहुत तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। सवाल ये है, इंपॉर्टेंट चीज को समझना कि आप इलेक्शन कमीशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक, बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरी तरह आरजेडी का अपना एक खास महत्व है बिहार में। आप एक सत्ता में आने के लिए बहुत तरीके से लड़ते हैं, आप सब जानता है, पूरा राष्ट्रीय स्तर पर आपको लोग जानते हैं। उस चीज पे आप पॉलिटिकल आएंगे तो आप पे बहुत सवाल खड़ा होगा। डेवलपमेंट के नाम पे अगर आप बात करना शुरू करेंगे तो हर लोग आपके पास एक जवाब देगा। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं, निष्पक्ष मतदान की बात करते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, तो ये चैलेंज आप इलेक्शन कमीशन को देते हैं और इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये प्रोसेस करना होता है। आज अगर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को ये जो पुनरीक्षण का काम शुरू किया है और उसको पुख्ता बनाने का काम शुरू किया है, मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यहीं पर इस डिस्कशन को खत्म करते हैं और मुझे लगता है सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। बाकी मुद्दे तो हैं बिहार में निश्चित तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, पीयूष जी और विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में अभी इस वक्त में ब्रेक है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या कांग्रेस में शशि थरूर बनाम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अब खुल करके सामने आ रहा है क्या, इस पर करेंगे बात। अभी वक्त है ब्रेक का। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर इस वक्त और अब हम बात करने वाले हैं कि कांग्रेस में क्या शशि थरूर बनाम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुलकर अब सामने आ रहा है क्या? शशि थरूर से ऐसी भी क्या नाराजगी है? कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या असहज है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के ग्लोबल आउटरीच मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शशि थरूर ने पिछले दिनों राष्ट्रीय अखबारों में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक मंच पर एनर्जी, सक्रियता और संवाद की इच्छा को भारत का प्राइम एसेट बताया था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। कांग्रेस पार्टी ने इसे शशि थरूर के व्यक्तिगत विचार बताकर साफ कर दिया था कि पार्टी का इसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विवाद जब बढ़ा तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। उन्होंने शशि थरूर पर तंज कसते हुए कहा, हमारे लिए तो देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं। यह अब तक का कांग्रेस नेतृत्व की ओर से सबसे बड़ा हमला माना जाता है। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर पर उनके बयान और शशि थरूर के ग्लोबल मिशन को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया को बड़ा हमला बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि शशि थरूर ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जवाब दिया है। शशि थरूर ने एक तस्वीर शेयर की जिस पर लिखा था कि किसी से उड़ने की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पंख तुम्हारे हैं
और आसमान किसी का नहीं। नेशन फर्स्ट मानकर कांग्रेस संसद में भारत की बात को दुनिया में पहुंचाने की शानदार पहल की है शशि थरूर ने, लेकिन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे पीएम मोदी की पहल मानते हैं। इस बीच शशि थरूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से एक खास विदेशी मिशन पर भेजा है। मीडिया खबरों की माने तो शशि थरूर रूस के मॉस्को में चल रहे प्रिमाकोव रीडिंग्स वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। इस सम्मेलन में सालाना आधार पर भारत सहित 40 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों की बैठकें होती हैं। कांग्रेस के दौर में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत की बात दुनिया के मंच पर रखे जाने के लिए भेजा जाता था, इस तरह की बातें होती थी। तब कभी उनसे ये नहीं पूछा गया कि वे मौजूदा सरकार की यानी उस समय की सरकार की तारीफ क्यों करते थे, लेकिन आज ये सवाल शशि थरूर पर उठ रहे हैं। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर का नाम लिए बिना निशाना साधा और कहा था कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले हैं और देश बाद में। उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, उसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश की आर्मी के साथ हैं, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ हैं। हम बोले कि देश बड़ा है सबसे, देश के लिए हम सभी लोग मिलके काम करेंगे। पार्टी बात, देश फर्स्ट हमने कहा। वो अब चंद लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बात, तो अब हम क्या करें उसको। तो ये चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान हो या शशि थरूर जी का वो पोस्ट हो, बहुत कुछ कहता है कि बिल्कुल एकदम आमने सामने आ गए हैं क्या। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं यहीं स्टूडियो से। विनोद जी, मुकाबला तो हुआ था अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन उस समय मुकाबला सच मायने में हुआ नहीं था। अब लगता है एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी, क्योंकि शशि थरूर जी के ऊपर देखिए पहले उदित राज जैसे नेताओं ने, पवन खेड़ा जैसे प्रवक्ताओं ने खूब हमला किया, लेकिन अब सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष उतर आए हमला करने के लिए। लाल जी, अपने यहाँ कहावत है कि हम नहीं तो कोई नहीं। हाँ। तो ये जो फोटो फ्रेम है कांग्रेस पार्टी का, उसमें शशि थरूर को बार बार देख के पार्टी में लोग असहज हो रहे हैं जी। क्योंकि वो फ्रेम में शशि थरूर के बदले में राहुल गांधी को शायद देखना चाहते हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या शशि थरूर ने एक आर्टिकल अभी लिखा था, परसों तरसों की बात है, कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेके उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को जी उन्होंने इस तारीफ करते हुए कहा था कि ये दुनिया में जो एक कम्युनिकेशन है प्राइम मिनिस्टर का, और दुनिया में जो विदेश नीति को लेके और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो खुद उसकी पहल करते हैं, दिखते हैं, वो इसको देखते हुए वो कह रहे हैं कि ये भारत का अभी ये प्राइम एसेट है। अब ये प्राइम एसेट कहने के साथ ही पूरे कांग्रेस पार्टी में आप समझिए कि एक तरह से भगदड़ मच गई। अब सुप्रिया श्री ने सबसे पहले आई जवाब देने के लिए, ये कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं हो सकता, ये किसी का व्यक्तिगत विचार है। ये पहले सुप्रिया श्री ने दे चुकी थी। लेकिन उसके बाद खड़गे जी से जब कल पूछा गया तो खड़गे जी का जवाब आप सुन ही चुके हैं कि अपन नेशन फर्स्ट वो मानते हैं और शशि थरूर मोदी फर्स्ट मानते हैं। तो इनसे कोई पूछे कि नेशन फर्स्ट को ही लेके ग्लोबल आउटरीच मिशन पे ये भारत के सांसद से लेके डिप्लोमेट्स का ये मिशन हुआ था, जिनके सामने में सिर्फ भारत का लक्ष्य था, और उस भारत के लक्ष्य को लेके, नेशन फर्स्ट को लेके, इस समय मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज जिसका सभी को इंतजार था कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने डॉकिंग कर ली है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने डॉकिंग कर ली है। यह प्रक्रिया इस समय डॉकिंग की चल रही है। यह ड्रैगन अंतरिक्ष यान की डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू है, जिसकी आप तस्वीरें इस समय सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इस समय ड्रैगन अंतरिक्ष यान डॉकिंग करने की प्रक्रिया में है। यह प्रोसेस चल रहा है इस समय। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो भारत की तरफ से गए हैं, वो इतिहास रचने वाले हैं कुछ ही पलों में, कुछ ही क्षणों में। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनने वाले हैं।
आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी ऐतिहासिक दिन, क्योंकि भारत और इसरो को इसका आगे चलकर भविष्य में फायदा मिलेगा। एक्सम 4 मिशन है जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, ड्रैगन अंतरिक्ष यान, उसकी आईएसएस के साथ डॉकिंग ये होता है जिसे कहते हैं जुड़ना। ये जो अभी आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये ड्रैगन है और ये आईएसएस के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। इसी प्रोसेस को डॉकिंग कहते हैं। तो उसी की प्रक्रिया इस समय चल रही है। आप देखिए किस तरह धीरे धीरे आपको तस्वीरों में ये जो ड्रैगन है ये आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये धीरे धीरे आईएसएस की तरफ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है और डॉकिंग होगी, यानी उससे जुड़ करके लॉक कर लेगी अपने आप को। फिर क्या होगा? फिर ये जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जो 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, जिसमें भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, वो इस ड्रैगन से निकल करके चले जाएंगे आईएसएस में, अंतरिक्ष स्टेशन में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। यही प्रक्रिया है डॉकिंग। इस डॉकिंग में जब दोनों ये अंतरिक्ष में जुड़ जाएंगे, ड्रैगन और आईएसएस, तो शुभांशु शुक्ला समेत जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं वो आईएसएस पर पहुंच जाएंगे। उसी की ये प्रक्रिया डॉकिंग की चल रही है, जिसमें कि जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है वो धीरे धीरे आईएसएस की तरफ बढ़ रहा है। ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि पहले भारतीय बनेंगे शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन, जो कि आईएसएस पर जाएंगे। इससे पहले राकेश शर्मा गए थे चांद पर अंतरिक्ष में, लेकिन उसके बाद शुभांशु शुक्ला वो भारतीय बनेंगे, पहले भारतीय बनेंगे जो आईएसएस पर जाएंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। तो इस मिशन को एक्सम 4 मिशन का नाम दिया गया है। और ये जो अंतरिक्ष यान आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ड्रैगन अंतरिक्ष यान है। इसी में 4 अंतरिक्ष यात्री सवार हैं। भारत की तरफ से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो भी इसमें सवार हैं। और मिशन क्रू के चारों यात्री 14 दिन के मिशन पर हैं, एक्सम 4 मिशन क्रू के। तो 14 दिनों तक अभी ये कार्यक्रम है कि वो आईएसएस पर रहेंगे। इसमें शुभांशु के अलावा अमेरिका, पोलैंड और हंगेरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। और ये डॉकिंग प्रक्रिया इस समय चल रही है। और शायद जो अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शायद आईएसएस है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसी से जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है वो आकर के जुड़ने वाला है। और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको अंतरिक्ष यात्री के भी शरीर के कुछ हिस्से दिखाई पड़े थे। ये जुड़ने की तैयारी चल रही है इस समय। और ये सीधी तस्वीरें, वाकई रोमांचक करने वाली ये तस्वीरें कि पृथ्वी से हजारों हजार किलोमीटर दूर क्या कुछ इस समय चल रहा है, वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं। अपने आप में ये तकनीक की दुनिया का कमाल है। और रोमांचित करने वाली तस्वीरें, रोमांचित करने वाले दृश्य जो इस समय डॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुछ ही देर में ये दोनों के दोनों, जो आप इसे एक तरह से अंतरिक्ष में बॉडी कह सकते हैं, ये दोनों बॉडी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये आईएसएस है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, और जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उसकी भी तस्वीरें आपने देखी हुई हैं। ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों को जुड़ने का मतलब ये होगा, ये है ड्रैगन अंतरिक्ष यान, आप जो अभी इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो दोनों की डॉकिंग होगी, यानी
दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक से निकल करके दूसरे में, यहां पर इस केस में क्या होगा, यहां पर जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उससे चारों अंतरिक्ष यात्री जो 14 दिन के मिशन पर हैं वो निकल करके आईएसएस में चले जाएंगे, अंतरिक्ष स्टेशन में, जिसमें भारत के भी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं और अमेरिका, पोलैंड और हंगरी, इनके भी एक एक सदस्य हैं इस 4 सदस्यीय टीम में अंतरिक्ष यात्री के तौर पर। तो ये इस समय आप ड्रैगन अंतरिक्ष यान को फिर से अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि करीब करीब 28 घंटे की उड़ान, करीब करीब 28 घंटे की उड़ान के बाद ये जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है ये आईएसएस के पास पहुंचा है। और जब इस मिशन पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला निकले तो कल भी उन्होंने अपना संदेश दिया था और आज भी उन्होंने एक संदेश दिया है, आज भी उन्होंने एक संदेश दिया है कि किस तरह से वो आईएसएस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। कल इस अंतरिक्ष यान की लॉन्चिंग हुई थी, इस मिशन की लॉन्चिंग हुई थी एक्सम 4 मिशन की, और ड्रैगन अंतरिक्ष यान से ये चारों अंतरिक्ष यात्री रवाना हुए थे। और ये जो 14 दिनों का इनका वहां पर प्रवास होगा, इस दौरान ये चारों सदस्य 60 प्रयोग करेंगे, 60 एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आगे चल करके जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं उसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट का भरपूर फायदा मिलता है। और उसका फायदा जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है उसको भी होगा, क्योंकि इसरो भी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है कि वो अपना आईएसएस बनाएगा, वो आईएसएस में अपने लोगों को रखेगा, भारत के अंतरिक्ष यात्रियों को रखेगा। तो ऐसे में इसरो को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और साथ में उनके 3 अंतरिक्ष यात्री धीरे धीरे आईएसएस की तरफ बढ़ते हुए, ये देखिए काफी एक दूसरे के नजदीक पहुंच गए हैं। जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है और जो आईएसएस है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, देखिए किस तरह से दूरी पल दर पल घटती चली जा रही है और इन दोनों बॉडीज की नजदीकी बढ़ती जा रही है, ड्रैगन अंतरिक्ष मिशन और आईएसएस की। और इस तरह से जब दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और डॉकिंग हो जाएगी, जुड़ने के बाद जाहिर सी बात है कि ये लॉक हो जाएंगे और लॉक होने के बाद जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो ड्रैगन अंतरिक्ष यान से निकलकर आईएसएस में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक, भारत के लिए तो और ज़्यादा, क्योंकि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं जो आईएसएस में जा रहे हैं, बल्कि पहुंच तो गए हैं, कुछ ही देर में वहां जुड़ जाएंगे डॉकिंग के बाद और फिर वहां वो प्रवेश कर जाएंगे आईएसएस में। भारत में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला उन्होंने लगातार भारतीयों के साथ वो इस मिशन पर जाने के बाद भी जुड़े रहे हैं। कल भी उन्होंने संदेश दिया था और आज भी उन्होंने संदेश दिया है और आज ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये इतिहास रचने वाले हैं जिसमें कि वो आईएसएस में पहुंचने वाले हैं। 14 दिनों तक रहने की योजना है फिलहाल और 60 एक्सपेरिमेंट यानी कि 60 प्रयोग किए जाएंगे। जो ये देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं, वो भी देख रहे हैं हमारी आपकी तरह और वो भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि किस समय ये डॉकिंग होगी। और डॉकिंग होने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी अपने 3 साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ इसमें आईएसएस में प्रवेश करेंगे। ये देखिए क्या चीज होगा, मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर ये जो 60 एक्सपेरिमेंट हैं उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट हम आपको बता रहे हैं कि उस पर वो वहां पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जानकारी ले रहे हैं। एक्सम 4 मिशन, इस मिशन को नाम दिया गया है ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, जो इस समय बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शायद एक दूसरे से सट चुका है। तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि आईएसएस के साथ ड्रैगन मिशन कांटेक्ट में आ चुका है
और उसके बाद अब ये जो प्रक्रिया पूरी हो रही होगी, ये डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो रही होगी, जिसमें कि ड्रैगन अंतरिक्ष स्टेशन से जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो ISS की तरफ बढ़ेंगे। एक बार जब पूरी तरह से ये लॉक हो जाएगा, जिसे टेक्निकली डॉकिंग कहते हैं, उसके बाद ये अंतरिक्ष यात्री वहां से निकलकर ISS में प्रवेश करेंगे। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने वाले हैं। भारत के लिए विशेष महत्व इस अभियान का, इस मिशन का। और ये प्रक्रिया जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में रोमांचित करने वाली हैं। अगर आप इसे सोचिए कि यहाँ से हजारों किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में क्या कुछ चल रहा है, उसे आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, सीधे विजुअल्स आप देख रहे हैं। ये अपने आप में रोमांचित करने वाला है कि किस तरह से विज्ञान ने, तकनीक ने किस तरह से प्रगति कर ली है कि हम आप इस समय पृथ्वी पर बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर की इस रोमांचक घटना को बिल्कुल सीधे देख पा रहे हैं। और ये वास्तव में रोमांचित करने वाला रोमांचक दृश्य और अंतरिक्ष में ये प्रयोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण, भारत के लिए बहुत अहम दिन, और आगे चल करके भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है उसको भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु और उनके साथ उनके 3 साथी अब किसी भी क्षण जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उससे निकलकर वो ISS में जाएंगे, कई तरह के प्रयोग करेंगे। मूंग और मेथी, एल्गी और सूक्ष्म जीवों पर प्रयोग होना है। लाइव जानकारी ले रहे हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, वो भी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, हमारी आपकी तरह ही बैठकर वो भी देख रहे हैं सीधी तस्वीरों को, सीधी जानकारी ले रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि करीब करीब 28 घंटे की ये उड़ान रही है। 28 घंटे की उड़ान के बाद जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है वो ISS के पास पहुंच गया है। तस्वीरें तो ये भी बता रही हैं कि दोनों एक दूसरे से सट चुके हैं। आप देखिए, जो ISS है और जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, दोनों एक दूसरे से सटे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब वो प्रक्रिया चल रही होगी जिसे कि टेक्निकली डॉकिंग कहते हैं, यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें पूरी तरह से जुड़ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए लॉक हो जाएंगे, और उसके बाद जो चारों अंतरिक्ष यात्री हैं वो इस ड्रैगन अंतरिक्ष मिशन से निकल करके ISS में चले जाएंगे। ISS के बारे में हम आपको बता दें कि ये एक तरह से वहाँ पर बिल्कुल एक स्थायी बसेरा होता है, जिसमें कि जो प्रयोग करने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक होते हैं वो वहाँ जाकर एक तरह से कहिए डेरा डालते हैं। और अभी आपने सुनीता विलियम्स के बारे में भी सुना होगा कि वो वहाँ पर थीं, उनको वापस लाया गया। उनको वापस लाने में हालांकि काफ़ी देरी हो गई थी, कई महीने की देरी हो गई थी, लेकिन ये जो मिशन है, इस मिशन में 14 दिनों की प्लानिंग है कि 14 दिन की योजना है। ये चारों अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर 14 दिनों के लिए रहेंगे और 14 दिनों में 60 एक्सपेरिमेंट करेंगे, 60 प्रयोग करेंगे। इस समय ये डॉकिंग की प्रक्रिया जारी है। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिशन का नाम भी लिखा हुआ है AX4, यानी कि EXIM 4 इस मिशन को नाम दिया गया है। और ड्रैगन अंतरिक्ष यान इन चारों यात्रियों को लेकर गया है। तो ये EXIM 4 मिशन, क्रू के चारों यात्री 14 दिन के मिशन पर हैं। और किसी भी पल ये खबर आ सकती है कि डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही ये जो चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री हैं वो ISS में प्रवेश कर जाएंगे। तो 25 जून को कल फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से ये जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट SpaceX कंपनी की है, इसने 25 जून को कल नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से सफल उड़ान भरी थी। और जब उड़ान भरी थी तब भी हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई ही थी, जिसमें ख़ास तौर पर क्योंकि भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, 4 यात्रियों में से एक यात्री जो इस मिशन पर हैं, तो शुभांशु शुक्ला इतिहास रचने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज़, शायद अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है उसके मुताबिक ये डॉकिंग शायद हो चुकी है
और डॉकिंग होने के साथ ही जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं वो आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय। ये देखिए, ये शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता, उनके परिवार के लोग, देखिए आंखों में चमक देखिए, आंखों में उम्मीद देखिए और वो तपस्या देखिए जो एक परिवार अपने बच्चे के लिए करता है। और जब उस तपस्या का फल मिल रहा होता है तो जो आंखों की उम्मीदें, आंखों की चमक, वो टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है ये जुड़ गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से, तो ये जुड़ गया है और अब आगे चल करके जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया यही होगी कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो आईएसएस में प्रवेश करेंगे। अभी फिलहाल जो ड्रैगन अंतरिक्ष यान है उसकी डॉकिंग प्रक्रिया अभी भी जारी है। जुड़ गया है दोनों का दोनों बॉडी, लेकिन जारी है। तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन रहे हैं। 14 दिनों का यह मिशन है और जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उसके जरिए 28 घंटे की करीब करीब उड़ान के जरिए ये चारों अंतरिक्ष यात्री वहां पर पहुंचे हैं और लगभग 28 घंटे की यात्रा और जो 14 दिनों का ये मिशन है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 60 एक्सपेरिमेंट, 60 तरह के प्रयोग करेंगे। और आप जैसे ये देखिए, जिस तरह से कि तालियां बजाकर स्वागत कर रहे थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता, उनके परिवार के लोग, वो भी बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं तस्वीरों पर। और आईएसएस से ड्रैगन अंतरिक्ष यान जुड़ तो चुका है, जुड़ गया है, मिशन सफल रहा है। अब आप इसे कह सकते हैं कि पहले उड़ान सफल रही और उसके बाद आईएसएस से जुड़ना ये भी सफल रहा, लेकिन जो डॉकिंग की प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है। डॉकिंग इस समय चल रही है। और डॉकिंग का मतलब क्या है? डॉकिंग का मतलब है कि ड्रैगन अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद उससे पूरी तरह से जुड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देखिए वो भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। वो भी टेलीविज़न स्क्रीन पर वैसे ही देख रहे हैं जैसे हम आप देख रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं पल पल की, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अहम है। जो दुनिया है उसके लिए तो है ही, जो 4 देशों के अंतरिक्ष यात्री हैं उन सभी के लिए, और भारत के लिए और ज़्यादा है, क्योंकि भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे जो आईएसएस पर पहुंच रहे हैं। तो भारत के लिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। और एक महत्व और भी है कि जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं उनका जो वहाँ पर तजुर्बा रहेगा, उनके जो अनुभव रहेंगे, उस अनुभव का फ़ायदा इसरो को भी मिलेगा, क्योंकि इसरो भी आगे चल कर के इस तरह के जो मिशन है उसको भेजना चाहता है। यहाँ तक कि इसरो जो आईएसएस है, इस तरह का स्पेस सेंटर अपना भी भेजना चाहता है। ये भी इसरो के प्रोग्राम में शामिल है। तो उसके लिए जो ये अनुभव है ये काफ़ी काम आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, बिल्कुल अपनी आँखों का अनुभव होगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इतिहास रच रहे हैं अपने 3 और अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, जो अमेरिका, पोलैंड और हंगेरी के हैं। ये चारों सदस्य 60 परीक्षण वहाँ पर करने वाले हैं मिशन क्रू के। और इसमें कुछ तो मूंग और मेथी, अलगी और सूक्ष्म जीवों पर ये कुछ रिसर्च होंगे। इसके अलावा भी कुछ और रिसर्च होंगे जो इस दौरान 14 दिनों में करने की योजना है। और सभी की नज़र उस पल पर, जब ये खबर आएगी, जब ये सूचना आएगी कि चारों अंतरिक्ष यात्री आईएसएस में चले गए हैं। अभी फ़िलहाल इसका इंतज़ार है, इसकी प्रतीक्षा है, और वो प्रतीक्षा सभी कर रहे हैं।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार भी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी, और पूरा भारत बिल्कुल सांसें थाम कर, पूरी दुनिया इस रोमांचक तस्वीर को इस समय देख रही है कि किस तरह से एक नया इतिहास बनने वाला है, और भारत के लिए तो और भी महत्वपूर्ण इतिहास बनने वाला है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बन रहे हैं जो ISS पर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि आप अपनी तस्वीरों में टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये दृश्य देख रहे हैं कि इस समय दोनों के दोनों बॉडी बिल्कुल स्थिर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ISS भी और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी, और दोनों के बीच वो प्रक्रिया चल रही है जिसमें कि डॉकिंग का जो अंतिम चरण होता है, उस डॉकिंग प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है। और कभी भी ये सूचना आ सकती है, कभी भी ये खबर आ सकती है कि ये डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रतीक्षा है, उस पल का इंतज़ार है जब ये खबर आएगी कि ये डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस समय वो प्रक्रिया चल रही है और जो ड्रैगन अंतरिक्षयान है वो ISS से जुड़ चुका है। आप EXIM 4 मिशन इसे नाम दिया गया है, और ड्रैगन अंतरिक्षयान की जो ISS पर डॉकिंग की प्रक्रिया है वो जारी है इस समय। तो ये मिशन जो है, इस मिशन के पीछे उद्देश्य है, और उद्देश्य यही है कि 60 तरह के प्रयोग होंगे 14 दिनों में, जो प्रयोग ये चारों अंतरिक्ष यात्री करने वाले हैं वहाँ पर। और ये प्रयोग आगे चल कर के ज्ञान विज्ञान की जो जानकारियाँ हैं उसमें तो उसका इस्तेमाल होगा ही, अंतरिक्ष विज्ञान में भी। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में 14 दिनों तक वैज्ञानिक अभियान पर रहेंगे चारों अंतरिक्ष यात्री। जिस तरह से तालियां बजाकर स्वागत किया जा रहा है, उससे लगता है कि शायद वो पल जल्दी ही या तो आ गया है या आने वाला है। सब खड़े हो चुके हैं। आप देखें, शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन के परिवार के सारे लोग, उनके माता पिता तो हैं ही, साथ में और भी उनके परिवार के लोग, वो भी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। और एक तरह से देखिए, हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं और मन्नत जैसा भी मांग रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इस तरह के किसी बड़े मिशन पर हैं तो जो भारत में एक विश्वास, एक भरोसा होता है ईश्वर के ऊपर, ऊपर वाले पर, और ये भावुक पल, ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की माता जी के लिए निश्चित तौर पर एक भावुक पल होगा। और ये इस समय अगर आंसू निकलते हैं और निकल जाते हैं तो वो आंसू खुशी के आंसू होते हैं। तो ये तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर जो इस समय देख रहे हैं, ISS और जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, यानी ड्रैगन अंतरिक्षयान है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सट चुके हैं। डॉकिंग की प्रक्रिया चल रही है। डॉकिंग की प्रक्रिया का आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये अंतिम चरण चल रहा है। और अंतिम चरण चलने का मतलब ये है कि पूरी तरह से लॉक हो जाएगा, दोनों बॉडी एक दूसरे से पूरी तरह लॉक हो जाएंगे। और लॉक होने के बाद, यानी कि डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, जो चारों अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर गए हैं, वो चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री ISS में चले जाएंगे। और ISS में जाने के बाद 14 दिन, 2 हफ्ते वहाँ पर रहेंगे। अभी तक की योजना यही है कि 2 हफ्ते वहाँ रहेंगे। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपको कि वो करीब करीब 5 दर्जन एक्सपेरिमेंट करेंगे, 60 एक्सपेरिमेंट। और जो EXIM स्पेस मिशन है, ये मिशन शोध के लिए, विज्ञान के लिए इसे काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर जिस उद्देश्य के साथ इस मिशन को भेजा गया है, आप जैसा जानते हैं कि ये मिशन जो है पहले ही इसको भेजा जाना था, लेकिन कई वजहों से ये कई बार इसको टालना भी पड़ा। लेकिन कल बिल्कुल सफल प्रक्षेपण हुआ, और कल के सफल
प्रक्षेपण के बाद, कैनेडी स्पेस सेंटर से जो इसका प्रक्षेपण हुआ, उसके बाद करीब करीब 28 घंटे की ये यात्रा रही। और 28 घंटे की यात्रा के बाद जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, अंतरिक्षयान है, वो ISS के पास पहुंच गया है और डॉकिंग की प्रक्रिया इस समय अंतिम चरण में है। तो जिस तरह से ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि इस समय क्या कुछ चल रहा है ISS पे, किस तरह से ये दोनों बॉडी जुड़ रहे हैं। और ISS के बारे में हम आपको एक बार फिर से have announced, happy to announce before time arrival. In fact, it's been about 30-40 minutes before the scheduled time that we had held since this morning. And now I think the next, they are virtually standing, as I tweeted, they are virtually standing at the threshold entrance. And the next would be, of course, they are formally entering into the ISS, and they have also planned a formal welcome ceremony by those of the astronauts who are already there to actually formally, officially receive the 4 who are today going to be part of that expedition along with them. So how proud matter is this for India? How do you see this? You have also just tweeted and No. congratulated Shrimansh. No, I think proud also because the fact that this time around India has been entrusted to perform the most critical part of the expedition, the crucial experiments, particularly those related to life sciences, those related to the possibilities of exploring the potential or the probability of habitat at microgravity milieu, whether it's in relation to the microorganisms or the human beings, the various functions and or dysfunctions likely to happen with regard to the human physiology. And this is something which is going to have a very critical bearing on all the future expeditions across the world. And mind you, we started our space journey much later compared to the United States or even the Soviet Union. In fact, when we started, by that time the United States of America had already landed a human being on the surface of Earth, the surface of Moon in 1969. But today our credibility, the trustworthiness of our capacities has risen to such an extent that it is our talent which is being looked forward to for a collaboration which would benefit others as well. So I think that's a huge change from what it was till a few years back and it is today. How it is putting India on a global platform, India being a part of it? I think we are already in a global platform. It's just now that and increasingly India's role in the global arena is not only being acknowledged, but the rest of the world also look forward to India for vital cues. Even before this mission, the Chandrayaan-3 inputs and the findings are being very eagerly awaited by the rest of the world because there also we were the first to reach the southern pole. We were the first to discover the presence of the possibility of water there being on the surface of Moon, the discovery of the H2 molecules which happened through the earlier Chandrayaan mission. So, and that was the first indication of the possibility of habitat being probable over there. And then that led to the further cues of exploring that aspect even deeper. So I think now it's not only that it's a global role for India, it's also a leading role for India, and India in the times to come would have to take the responsibility of also laying down the roadmap or the direction for the rest of the world. निश्चय, जैसे कि कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए हैं, तो भारत के लिए गर्व की बात तो ही है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये अवसर है आभार प्रकट करने का भी देश के राजनीतिक नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि जिस प्रकार का एक अनुकूलता कामकाज के वातावरण में आई उसके कारण ये संभव हो पाया, क्योंकि यही प्रतिभा, यही योग्यता, यही काबिलियत, यही मेहनत करने का मादा, यही आंखों में सितारे, यही दिल में अरमान सारा भाई के ज़माने से थे। लेकिन जो नीति निर्धारकों के स्तर से जिस प्रकार का सहयोग और
अनुकूलता अपेक्षित होती थी, शायद उसका कहीं ना कहीं अभाव था। वो सन 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद उसकी पूर्ति हुई। जिस तरह से अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए गए जिसमें प्राइवेट सेक्टर को खोलने की बात भी आई, उससे उसका परिणाम ये हुआ कि एक बड़ी तीव्र गति से हमारी अंतरिक्ष की यात्रा को बल मिला। और आज तो स्थिति ये है कि हमारी स्पेस इकॉनमी देश की ओवरऑल इकॉनमी का एक बहुत प्रमुख अंग बनता जा रहा है। हमारी इकॉनमी इट वाज जस्ट डिसमल टिल ओनली 4-5 years बैक। आज हम 8, 9, 10 बिलियन US डॉलर पर पहुंच गए और जिस प्रकार, जिस गति से, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, उससे हमारा हमारे आंकड़े ये दर्शाते हैं कि आने वाले 8-10 वर्षों में 4-5 गुना और बढ़ के हम 40-45 बिलियन US डॉलर यानी $5 ट्रिलियन इकॉनमी की ओर बढ़ते हुए स्पेस सेक्टर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। और हमारा सदा से ये मानना था कि वो सेक्टर जो मोदी जी के आने से पहले पूरी तरह से तलाशे नहीं गए, चाहे वो स्पेस सेक्टर था, मैरीन सेक्टर था, उन सबको अब जब इस्तेमाल में लाया जाएगा तो ओवरऑल इंडिया ग्रोथ स्टोरी में स्पेस का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, आप कह रहे हैं कि पहले इस तरह की आइडेंटिटी नहीं थी, चाहे वो स्पेस की एक्टिविटीज़ हो या अन्य कोई भी एक्टिविटीज़ हो, इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई थी। आपने साराभाई का भी जिक्र किया कि तब टैलेंट था, तब कैपेबिलिटी थी, लेकिन उस तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, शायद उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और अब 2014 के बाद नए आयाम खुल रहे हैं, नए भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस कंपैरिजन को सर आप कैसे डिकोड करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका उस कंपैरिजन को समझने का ये है कि अगर आप आर्काइव्स में जाएं तो वहाँ एक बड़ी भावुक तस्वीर देखने को मिलेगी जिसमें साराभाई अपना कुछ सामान बाईसाइकिल के कैरेज पे उठा करके ले जा रहे हैं। अर्थात साधनों का इस कदर अभाव था, मगर आज वो नहीं रहा। और वो इसलिए भी नहीं रहा कि सन 2014 के बाद इस बात का एहसास भी किया गया और इसको स्वीकार किया गया कि यदि हमें यहाँ से आगे बढ़ना है जहाँ हम खड़े हैं, तो हमें ग्लोबल स्ट्रेटजीज पर चलना होगा। हम पूरी तरह सीमित साधनों पर या सरकार पर निर्भर करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वाइडर कोलैबोरेशन, एक्सटेंडेड कोलैबोरेशन, वर्किंग इन सिनर्जी, ये एक नया वर्क कल्चर आया और ये तभी संभव था जब नीति निर्धारकों की इच्छा शक्ति हो। इसलिए ये कल और आज में ये फ़र्क है, वरना विक्रम साराभाई और सतीश धवन उस समय भी भौगोलिक स्तर पर उनकी मान्यता थी। सर, जिस तरह से देख रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला जो है, he went on to space and ISS, and we are seeing that he might be doing a lot of experiments that is going to matter the most in the space mission. So how do you see that this will benefit the Indians, the Gaganyaan mission? No, it will benefit the Gaganyaan mission and also the subsequent missions at 2-3 levels. A, the experience that we gain through these experiments or the exercise of docking and undocking happening repeatedly, which will again happen more than once when we send up the Chandrayaan 4. That is going to add to our cumulative knowledge and cumulative experience of being comfortable while conducting all these missions, including Gaganyaan, and also later on while setting up our own international space station, which is been envisaged to be named as the Bharatiya space station somewhere in 2035. And B, this is also going to have other aspects for which I think India is one of the first nations to have taken a lead. The space biology, the space medicine, the space agriculture. I mean, these are new terms which are not much in vogue today. I'm using it sounding a little unorthodox, but they may be very much, part of our jargon. Soon they may have a special domain called space biology or a space medicine also. And that initiation has been done through the experiments which are planned to be conducted by Shubhanshu Shukla, and the kits and the material that has been provided to him has been indigenously developed by different institutes and labs across the country. 2 or 3 of them have been by the Department of Biotechnology, and that's why Biotechnology Department has entered into an official MOU with ISRO, which I think the first of its kind anywhere in the world, an MOU between space and biotechnology. Because we, before others, have started realizing the futuristic scenario which is going to emerge.
Then there are experiment kits provided by different IITs, also Indian Institute of Sciences. So in the true sense, as Prime Minister Modi keeps reiterating, it is whole of science and whole of nation. And these are going to have bearing on future possibilities of habitat or staying longer in the space. Also the possibilities of food products being developed or being grown over there. Also the understanding of the reactions of the body or the organisms to extreme situations, like they have also carried water bears with them. So all this is one hand. But on the other hand, in the last 10 years, the other hallmark of our space program is that we have not confined ourselves to the launching of rockets. So I think to that extent, India has produced a different model for the rest of the world. Today, our space technology has virtually entered every Indian household, whether it is agriculture, whether it is healthcare, whether it is railway crossings or railway accident prevention, whether it is smart cities, whether it's farms and lands farming, that beautiful program called Swamitva program, which has become a global role model. So I think India has actually, because when Sarabhai started off this program, he made one of very famous statements. He said, ultimately, India's space program should be the one which helps in contributing to the task of nation building. And I think that's precisely what's going to happen now. We are not only confining ourselves to sending of rockets, and even the sending of rockets which is happening by India is at much, much lesser cost compared to what it is being done by the other agencies. Sir, you mentioned about how a country plays a major role when participating in such kind of missions is concerned, and the past government failed partially, as you mentioned. So, sir, how did they fail, and how this government after 2014, sir, tried to, just erase off the gaps and put forward? No, I won't say fail or pass. I actually didn't use that word, nor do I. I'm not used to use such impolite expressions. But what I was trying to say is that maybe the other governments had different set of priorities, or maybe they did not realize the requirements of the world around, or maybe they did not envisage a global role for India, which happened after 2014, because Prime Minister Modi was very clear that India has to follow global strategies, live up to global parameters, and our benchmarks have not to be domestic benchmarks. For example, if I start a TV channel, I don't have to say that I have to have a TRP better than the other 5 channels around. I have to see which is the best TRP across the world and match that. So that sense of competitiveness, healthy competitiveness, is actually imperative or a prerequisite for India to reach that pedestal of Viksit Bharat. So we are now operating on a larger scale, competing at a much larger scale, and also planning our strategies and priorities accordingly, which was not possibly happening earlier. That's right. And of course, that is not possible unless you have a compatible support from the policymakers, the political dispensation. Sir, I'll just ask you questions if you want. क्योंकि जब तक बात करेंगे तब तक लंबा जाएगा। आज तो a bit on the side, so yes, this is a great moment to be able to see back on Europe, on home, on our countries, and yes, Maggie, you can show the view through the window. Okay. 14 दिन बाद उनका इंतजार रहेगा वापसी का। 14 वापसी का इंतजार रहेगा कि जल्दी से आए, जल्दी से मिले आके हम लोगों से, उसी का इंतजार। जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे इस बीच मुलाकात आपकी हुई नहीं, लेकिन वीडियो कॉल पे लगातार बातचीत हो रही थी। हाँ, वीडियो कॉल से बात हो रही थी, मुलाकात भी हुई थी, अप्रैल में हुई थी, एक बार हुई मुलाकात। आपने आखिरी बार दही चीनी खिला के भेजा था कि यात्रा शुभ रहे, सब कुछ ठीक रहे, मंगलमय रहे, जो मेहनत आपने किया वो सब सफल रहे। हाँ, हमने खिलाया था, दही चीनी खिलाया था उसको, दही पेड़ा खिला के भेजा है।
तो ये थी माता जी, एक बार पिताजी से बातचीत करते हैं। श्योर कि मैं ही नहीं, आप सब भी बहुत गौरव फील कर रहे होंगे। ये हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हम डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि डॉकिंग हो, सेफली वो पहुंचे और उसकी डॉकिंग हो, एंड वो हमने अभी देखा। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो डॉकिंग भी सेफली हो गई है। जिसका जी, हमारी बात उनके लॉन्च होने से पहले, तो उनकी यहाँ से लिफ्ट ऑफ होने से पहले बात हुई थी, एंड वो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट थे। वो बोल रहे थे कि वो पहुंचेंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे, जो उन्होंने करके दिखाया है। आई एम श्योर। थैंक यू। दुनिया की नजर उन पर रही सफल लैंडिंग के बाद, कैसे देख रहे हैं आप लोग, कैसा? इसी सफलता का वेट कर रहे थे जो उन्होंने करके दिखाया है, एंड आई एम सुपर। Everyone who has been a part of this, I understand that this is not a personal accomplishment. It is a collective achievement of each and every one of you who has been a part of this journey, and to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. We showed you joy and grace. This is swan, a great symbol. It looks really cute, but we have a very important swan in our Indian culture, which we are about. Swan symbolizes wisdom. It also has the ability to discern needs to be focused on and what does not. So basically, the golden age of distraction, I would say. So this means a lot more, not just a zero indicator for us. And I think that we all have symbolism in Poland and in Hungary, in India as well. So I think this looks like a coincidence, but it is not. That it has more meaning than what we are attaching it to it. The capsule itself, Grace, has been very kind. I have been feeling, I was not feeling very great when we, got shot into the vacuum. But since yesterday, I've been told that I've been sleeping a lot, which is a good sign. तो ये आप जो बातचीत सुन रहे हैं, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत ही रोमांचकारी तस्वीरें। और इस समय जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं वो बातें कर रहे हैं वहाँ से, और कुछ दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो भारत में हंस, वो स्वान की बात कर रहे हैं, ये जो मॉडल है उस हंस को वो वहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैसे वो वहाँ पर अंतरिक्ष में तैर रहा है। हमारे साथ अजय लेले, स्पेस एक्सपर्ट, अंतरिक्ष के विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये जो तस्वीरें इस समय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला दिखा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, बाकी बातों पर फिर बाद में आऊंगा। नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारत के लिए, शुभांशु शुक्ला के लिए और स्पेस साइंस के लिए एज अ होल। 28 घंटे की जर्नी थी, लेकिन चारों अंतरिक्ष के हाव भाव से या उनके फेस से ऐसा कहीं लग नहीं रहा है कि वो टायर्ड हैं। इनफैक्ट वो काफी इलेटेड है, काफी उत्साही है, और यही दर्शाता है कि कितनी सफलतापूर्वक ये जर्नी हुई होगी। अब उनका डॉकिंग हो चुका है। अब अंदर जाने के लिए, स्पेस स्टेशन के अंदर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। प्रेशराइजेशंस के इश्यूज होते हैं, आपको एक कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करना होता है आपके यान से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। सो सब्सिक्वेंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आपके कम्युनिकेशंस, आपका डेटा लाइन, सब उसके पावर से चलने लगता है। तो उसके बाद वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जाएंगे और फिर वहां पे 14 दिन रहेंगे और अपने एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे। मेरे विचार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप तो उनका यान का जो लॉन्च था, काफी दिनों से रखड़ा हुआ था, लेकिन वो भी सक्सेसफुल हुआ। अभी दूसरा स्टेप है कि डॉकिंग हो चुकी है। अब तीसरा स्टेप होगा जब वो स्पेस स्टेशन के अंदर जाएंगे। जी, ये जो तीसरे स्टेप की आप बात कर रहे हैं अजय लेले सर, तो ये तीसरा स्टेप आपके हिसाब से अगले कितनी देर में ये पूरी हो सकती है? यानी कि जो ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, यहाँ से निकलकर ISS में ये चारों अंतरिक्ष यात्री जो पहुंचेंगे, इसमें कितनी देर लग सकती है? इस देर के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हर सिस्टम का अपना एक तरीका रहता है जी। और वहां जाने के बाद ये पूरा ऑटोनोमस रहता है, लेकिन वहां जाने के बाद उनको कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करने के लिए कितना टाइम लगता है, क्योंकि वो एक दूसरे एटमॉस्फेयर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एटमॉस्फेयर में जाने वाले हैं। सो प्रेशराइजेशंस के भी इशू होते हैं। मैंने देखा है पिछले कुछ जो ऐसे ही डॉकिंग मिशंस हुए थे, ऑलमोस्ट 1 घंटे का समय भी लगा था कि जहां पे डॉकिंग के बाद उनकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंट्री हुई। लेकिन वो निर्भर करता है कि सिचुएशंस कैसी हैं,
आपके प्रावधान कैसे हैं। तो मैं ये कहूँगा हर सिस्टम का एक अपना अलग तरीका होता है, हमें वेट करना पड़ेगा कि वो कब अंदर जाएंगे। जी, आपने एक आइडिया तो दे ही दिया कि 1 घंटे का भी समय लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है, थोड़ी और देरी भी हो सकती है। लेकिन जो बात आपने कही कि ये चारों अंतरिक्ष यात्री जिस तरह तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, 28 घंटे की इनकी यात्रा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बेहद सकुशल हुआ है और बहुत ही ये तस्वीरें जो है वो सुकून पहुंचाने वाली हैं, जिसके बारे में जिस तरह ये चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री बातें कर रहे हैं। एक वहां पर वो मॉडल लेकर गए हैं, उस मॉडल को वहां पर वो तैरा करके एक तरह से समझा रहे हैं हम लोगों को कि देखिए यहाँ पर किस तरह से जो गुरुत्वाकर्षण है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसकी क्या स्थिति होती है। बिल्कुल, वो जीरो ग्रेविटी एस्टैब्लिश हो चुकी है, ये दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आपने शुभांशु शुक्ला को सुना होगा तो उन्होंने मजाक में ही भली ये कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा खाया एक 28 घंटे की जर्नी में। जी। तो मेरे विचार से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। एक दूसरे से इतने दिनों के ट्रेनिंग के बावजूद उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो ये चारों लोग एज एक कोहेसिव यूनिट काम कर रहे हैं। और अगर आप पूरा अंतरिक्ष का आलेख देखें तो ये एक आदमी का सक्सेस या फेलियर नहीं होता, ये काफी सारे लोगों ने इकट्ठा मिलके किया हुआ काम है। ऐसा नहीं है कि 4 लोग जब ऊपर अंतराल में जाते हैं तो वो खाली उन्हीं का सक्सेस है। इसके पीछे पृथ्वी पर कार्यरत रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो अर्थ टू स्पेस जो कोलैबोरेशन है, जो आपका कम्युनिकेशन माध्यम है, उसके जरिए देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसके पीछे जुड़े हुए रहते हैं। और वही शुभांशु शुक्ला भी कह रहे थे कि मैं काफी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको इस चीज की पूरी तरह से मैं ये कहूंगा कि उनको अवगत है कि उनका ये सक्सेस काफी लोगों की मेहनत का फल है। वो बार बार इसका उल्लेख भी कर रहे हैं कि आप सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो जरा सा जो आपने जिक्र किया वो मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा और आप जरा बताइए कि ये जो इस समय हम लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें कैसे हम तक पहुंच रही हैं, कैसे किन कैमरों का इस्तेमाल करके ये सीधी तस्वीरें पहुंच रही हैं हमारे तक। जैसे मल्टीपल कैमरास रहते हैं, किसी एक कैमरा से ये सक्सेसफुल नहीं है। आप आजकल के जमाने में देख रहे होंगे तो बहुत सारे कैमरास बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं और फाइनली मेरे विचार से इसमें कहीं ना कहीं एआई का उपयोग किया होगा कि पूरे कैमरास जो तस्वीरें हैं वो मर्ज होती रहती है। इवन अगर मेरे को थोड़ा विषयांतर करना पड़ेगा कि आजकल क्रिकेट मैचों में भी जो प्लेयर हेलमेट पहनता है उसके अंदर भी कैमरा रहता है। तो इतनी सारी चीज जगह पे कैमरास रहते हैं। तो बहुत सारे कैमरास इसमें हैं और फाइनली कैमरा से जो आउटपुट आता है उसको एक एल्गोरिथम के जरिए वो उसको डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम तक पहुंचता है। ये सारी तस्वीरें तब हमारे तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल जिस तरह से जो 4 यात्री हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये तो बिल्कुल एक कंबाइंड सक्सेस है। उसका जिक्र ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी बातों में कर रहे थे। लेकिन भारत के लिए तो सर बहुत बड़ा दिन, क्योंकि राकेश शर्मा गए थे, उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन पर इस तरह से पहुंचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बन रहे हैं। तो ये तो भारत के लिए बहुत बड़ा दिन और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। बेसिकली अगर हम ये दोनों मिशन का कंपैरिजन करें तो राकेश शर्मा साहब का जो मिशन था वो एक मिशन, मैं ये कहूंगा कि भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम जिस लेवल पे था उससे थोड़ा आगे वो मिशन था, क्योंकि उस समय 1980 में भारत पहले स्पेस फारिंग नेशन बना था। तो 84 में ही राकेश शर्मा साहब गए थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, उससे भारत के वैज्ञानिकों को मैं कहूंगा काफी सारा मोटिवेशन मिला, भारत में काफी सारे लोगों को मोटिवेशन मिला। सो मोटिवेशन के तौर पे उनका जो मिशन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और आज भी पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने जो 3 लफ्ज कहे थे कि मुझे ऊपर से सारे जहां से अच्छा भारत दिख रहा है, तो आज भी लोग उसका जिक्र इसीलिए करते हैं। तो ये बहुत मोटिवेशनल था पिछले 4 दशकों के लिए। लेकिन इनका ये जो मिशन है वो जिसको बोलते हैं मेथड बिहाइंड मैडनेस जो होता है कि हम गगनयान का प्रयोग करने जा रहे हैं। 2027 में भारत का गगनयान प्रोग्राम होगा। इसके लिए पहले उनका ट्रेनिंग हो रहा था, लेकिन कोविड और बाकी कुछ कारणों के लिए हमारा गगनयान प्रोग्राम थोड़ा आगे चला गया है। नहीं तो ये आज गगनयान प्रोग्राम तक ही चले जाते। तो उनका ट्रेनिंग गगनयान प्रोग्राम के लिए हुआ था, लेकिन इंडो यूएस स्पेस डील में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसका हमने ये लाभ लिया है। तो इसमें इनको काफी सीखना मिलेगा और उनकी सीख से भारत के आने वाले प्रोग्राम के लिए, गगनयान प्रोग्राम के लिए, उसके बाद हम अपना एक स्पेस स्टेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
सो उनको अब 14 दिन का स्पेस स्टेशन के अंदर काम करने का अनुभव मिलेगा। तो उनके पास जो अनुभव उनका, उनके जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उनकी जो लर्निंग्स होगी, तो भारत आने वाले प्रोग्राम में, आने वाले 3, 4, 5, 10 साल में जो प्रोग्राम्स होंगे उसको, उसका काफी लाभ होगा। मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था कि जो इसरो के भविष्य के मिशन हैं, जो जिसका आपने कुछ मिशन का जिक्र भी किया, उस मिशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ये जो अंतरिक्ष यात्रा है, जिस तरह अभी 14 दिनों की योजना है कि वो 14 दिन वो वहाँ रहेंगे, इससे क्या क्या किस तरह से मदद मिल सकती है? क्योंकि जो उनका वहाँ पर अनुभव होगा वो बिल्कुल जिसे कहते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वहाँ जा कर के उन चीज़ों को आकर के वो बताएंगे। इससे इसरो को अपने भविष्य के मिशन में किस तरह से सीधा या फिर परोक्ष रूप से भी फायदा मिलेगा? इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बेनिफिट्स होंगे। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने जो उनका भी पहला जो ट्रेनिंग था वो एक सोयूज मॉडल के जरिए था, मींस रशियन मॉडल। देयर आर 2 मॉडल्स आजकल हैं जो स्पेस में जाते हैं, एक सोयूज मॉडल है और ये स्पेस एक्स का मॉड्यूल है। क्योंकि अमेरिका का स्पेस शटल अब रिटायर हो चुका है 2011 में, उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है। सो इलन मस्क की कंपनी ही एक्सियम 1, एक्सियम 2, एक्सियम 3, अब एक्सियम 4 स्पेस में भेजने के लिए सक्षम है। तो जो उन्होंने पहले अभ्यास किया था वो सोयूज मॉडल के इर्द गिर्द होगा। अब उन्होंने जो अभ्यास किया है वो नासा के मॉडल के इर्द गिर्द है। तो अब उनको दुनिया के दोनों मॉडल्स का ज्ञान है। तो अब भारत के लिए अगर कुछ अलग मॉडल डेवलप करने की जरूरत होगी तो मेरे विचार से उनके पास अनुभव है, क्यों उन्होंने दोनों मॉडल के ऊपर अभ्यास किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। तो भारत गगनयान मिशन के लिए उनके ये नॉलेज का काफी सारा फायदा होगा। अगर उन्हें लगेगा कि इस मॉडल में ये खामियां थी, इस मॉडल में ये एडवांटेजेस हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे वैज्ञानिकों को बता पाएंगे। दूसरी चीज, वो वहां पे 7 एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं। वो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी और ह्यूमन सर्वाइवल इन स्पेस से रिलेटेड है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स के जो नतीजे होंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक नतीजा आज मिलेगा उसका कल उपयोग होगा, लेकिन ये प्रोसेस इन कंटिन्यूएशन रहता है। काफी सारे साल आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। भारत का एक एम्बिशन है कि 2040 तक इंडियन कैन गो टू द मून। तो अगर वो एक एम्बिशन है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लूनर एटमॉस्फेयर में इंडियन एस्ट्रोनॉट की हेल्थ के ऊपर क्या क्या असर हो सकते हैं और क्या हो सकता है। सो ऐसे काफी सारे फूड के बारे में, हेल्थ के बारे में वो एक्सपेरिमेंट्स करने जा रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स का भी हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा होगा, क्योंकि हम उसके हिसाब से हमारे आने वाले जो सिस्टम्स है, आने वाले जो आपके मॉडल्स है, उसको डेवलप कर पाएंगे। बिल्कुल। सो ये फायदा मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 + 1 2 करके फायदा है। ये एक ओवरऑल फायदा है जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक ये सब लोगों ने सिमुलेटर्स पे काम किया था, लेकिन सिमुलेटर्स पे काम करना और एक्चुअल सिस्टम को हाथ लगा के काम करना, इसमें थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है। तो बहुत अच्छा उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग जैसे बोलते हैं, वैसा उनको मिल रहा है, जिससे आगे वाली इंडियन मिशंस के लिए फायदा होगा। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायदों का जिक्र किया। एक मैं डायरेक्ट फायदे के बारे में आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि इसरो भी, जिस तरह से ये ISS है, उस तरह से इसरो भी अपना अंतरिक्ष केंद्र, लगता है शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो आपके इशारे से हमें पता चला। मैं कोशिश करता हूं कि आपसे संपर्क दोबारा करूं। इस बीच में तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री वहां पर पहुंचकर जो बातें कर रहे हैं, अपने अनुभव को बता रहे हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जो एक मॉडल जिसके जरिए वो देखिए दिखा रहे हैं आपको कि वहाँ जीरो ग्रेविटी, यानी जो गुरुत्वाकर्षण है और जो वायुमंडलीय दबाव है वो तो बिल्कुल शून्य हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर बिल्कुल ग्रेविटी जीरो हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो ये इन तस्वीरों के जरिए, इस मॉडल के जरिए अंतरिक्ष यात्री बता रहे हैं, चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री, कि वो अब वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। देखिए, किसी तरह का कोई सहारा नहीं है, लेकिन कोई एक जो वो मॉडल है, वो जो चीज़ है, वो बिना किसी सहारे के हवा में तैर रही है। वो कहीं नहीं जा रही है, ना नीचे गिर रही है, ना इधर उधर कहीं जा रही है, वो बिल्कुल तैर रही है। यानी कि वहाँ ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो है, उस पर कोई बल, कोई फोर्स वहाँ पर काम नहीं करता, जो कि आमतौर पर आप देखते हैं कि कोई और फोर्स हो ना हो, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वो काम करता है। इसीलिए स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि पृथ्वी पर आप जब कहीं भी होते हैं तो पृथ्वी आपको अपनी तरफ खींचती है। इसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, इसी को ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन जब आप अंतरिक्ष में चले जाते हैं और उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस समय ये यान है,
तो गुरुत्वाकर्षण जीरो हो जाता है, ग्रेविटी जीरो हो जाती है। और वही प्रदर्शन कर रहे हैं अंतरिक्ष यात्री, ये चारों के चारों वहाँ से, जिसमें कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी देखिए हाथ में लेकर समझा रहे थे कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो गई है। तो ISS और जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है उसकी डॉकिंग हो चुकी है। लेकिन जैसा कि अजय लेले जी जो अभी जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो स्पेसक्राफ्ट से निकल करके जो ISS में जाएंगे उसमें कुछ समय लग सकता है। ये समय 1 घंटे का भी हो सकता है, उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन ये समय लगता है क्योंकि कई तरह की जो अनुकूलन है, एडप्टेशन है, वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसमें उन्होंने जैसे जिक्र किया कि बाहर के वातावरण से गए हैं तो उस समय जो इस समय जो जिस माहौल से वो गए हैं उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक और फैक्टर जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण, वो सारे फैक्टर और इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है जब स्पेसक्राफ्ट से इस तरह के कैप्सूल से निकल करके ISS में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं से भी चारों अंतरिक्ष यात्रियों के चेहरे पर कोई थकान नज़र नहीं आ रही है। वो बिल्कुल उत्साहित हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं और पूरी तरह से ऊर्जा के साथ वो बात भी कर रहे हैं चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री और खुश हैं। तो इससे बिल्कुल ये लग रहा है कि यह मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। कल पहले सफल उड़ान भरी इस मिशन ने, उसके बाद आज डॉकिंग सफल हुई 28 घंटे की करीब करीब यात्रा के बाद, और उसके बाद अब जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो ISS में जाएंगे। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बिल्कुल रोमांचित करने वाली कि किस तरह से आप हज़ारों किलोमीटर दूर की ये तस्वीर आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। और जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं वो पहले भारतीय बन चुके हैं जो कि ISS पर पहुंच गए हैं और उस कैप्सूल से, ड्रैगन कैप्सूल से वो बस ट्रांसफ़र होने वाले हैं ISS में कुछ ही देर में अपने 3 साथियों के साथ। और असीम मिश्रा हमारे सहयोगी, क्योंकि असीम मिश्र हमारे वो सहयोगी हैं जो विज्ञान से जुड़ी खबरों पर कार्यक्रम भी करते हैं और बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, तो असीम मिश्र हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। असीम, ये तस्वीरें तो बिल्कुल रोमांचित करने वाली है, और क्योंकि आप विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं DD न्यूज़ पर, तो ये तस्वीरें आपको भी उतनी ही रोमांचित कर रही हैं जितनी हमें और हमारे दर्शकों को। और जिस तरह से ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में बता रही हैं कि मिशन कितना सफल रहा है। लालचंद जी नमस्कार। और सबसे पहले तो यही बात कि न सिर्फ हमें और आपको 140 करोड़ की पूरी भारत के लोगों को और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को हर कोई इसका इंतजार कर रहा था कि कब ये ISS तक जो हमारा ये जो मिशन है एक्सियम 4 मिशन वो पहुंचेगा और जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो वहां पे पहुंचेंगे। तो ये मिशन आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर बहुत ही कामयाब रहा है लालचंद जी। और इसमें भारत के लिए बहुत कुछ मायने हैं। अगर मैं साफ साफ कहूं, भारत के लिए इसलिए बहुत बड़े मायने हैं कि अब से कुछ ही दिनों के बाद हम जानते हैं कि गगनयान मिशन की भी शुरुआत होने वाली है और उसके जरिए हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं भारतीय वो अंतरिक्ष में जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मिशन है एक्सियम 4 मिशन, और उस मिशन के जरिए जब शुभांशु शुक्ला वहां पे पहुंचे हैं, 14 दिन वहां पे रहेंगे, उनकी टीम वहां पे रहेगी, और जब वो वापस धरती पर आएंगे इन 14 दिनों में क्या कुछ अनुभव, क्या कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने वहां किया, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी उनको करने हैं, तो वो तमाम अनुभव धरती पर लौट के जब तो गगनयान मिशन के जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ वो अपने उन अनुभवों को साझा करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, न सिर्फ इस मिशन के लिए बल्कि फ्यूचर के मिशन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और फ्यूचर मिशन सबसे जो पहला होने वाला है वो गगनयान मिशन होने वाला है। उसके अलावा भी हम जानते हैं कि इसरो ने कई सारे लाइनअप करके रखे हैं कि उसके बाद मंगलयान और तमाम चीजें, चंद्रयान,
चांद पे जाने का। तो ये तमाम चीजों में इस एक्सियम 4 मिशन से जो अनुभव हासिल होगा उसका फायदा बाकी मिशनों में होगा। एक बात। दूसरी बात लालचंद जी, मैं अपने दर्शकों को कल भी बता रहा था और आज फिर से बताना चाहूंगा कि तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, चारों एस्ट्रोनॉट्स, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुल मिलाकर 60 एक्सपेरिमेंट्स ISS पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किया जाएगा और उनमें से 60 में से कुल 7 एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु शुक्ला को ISS पर करना है और वो 7 एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। माइक्रोग्रेविटी को लेकर बात की जाए, मूंग और मेथी को लेकर बात की जाए, जो मसल्स रीजनरेशन है उनको लेकर बात की जाए, तो ऐसे तमाम वो 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको कि शुभांशु शुक्ला वहां पे ISS पर करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर मिशंस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आप जानते हैं कि ये जो ISS का मिशन है, एक्सियम 4 मिशन, अब वहां पे देखिए तस्वीरों में सफल वहां पे डॉकिंग हो चुकी है और काफी खुश नजर आ रहे हैं चारों अंतरिक्ष यात्री। अब डॉकिंग में कुछ टाइम लगता है, डॉकिंग के बाद फिर जब ये ISS के साथ जुड़ जाएंगे, वहां पे जाएंगे, जीरो ग्रेविटी में होंगे, फिर धीरे धीरे 14 दिनों का इनका ये मिशन है, वहां पे तमाम वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसमें से रेडिएशन का भी एक एक्सपेरिमेंट है। ये 14 दिनों तक रहने के बाद फिर जब ये वापस आएंगे, फिर वहां अनडॉकिंग होगी। ये 2 प्रोसेस होती है। जब आप ISS पे पहुंचते हैं तो आपका जो कैप्सूल है वो उनके साथ जुड़ता है, उसको दैट इज कॉल्ड डॉकिंग, और जब ISS से आप निकलते हैं अपने उसी कैप्सूल में आप वापस सवार होते हैं धरती के लिए, दैट इज कॉल्ड अनडॉकिंग। तो डॉकिंग अभी प्रक्रिया चल रही है, फिर वहां पे वो रहेंगे, अपने साथ बहुत सारी चीजें वो लेके गए तमाम एस्ट्रोनॉट्स। ऑलरेडी वहां पे एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि उनका वेलकम करेंगे। 7 एस्ट्रोनॉट्स वहां पे ISS पे अभी मौजूद हैं। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ISS जो है वो कभी खाली नहीं रहता है, ऑलवेज वहां पे कुछ ना कुछ एस्ट्रोनॉट्स हमेशा वहां मौजूद रहते हैं। तो वहां पे वो वेलकम करेंगे और उसके बाद 14 दिनों के बाद जब उनकी धरती पर वापसी होगी, अनडॉकिंग की प्रक्रिया होगी और एक बार फिर से वो धरती पर सकुशल वापस लौटेंगे। एक तो ये। दूसरी और भी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका हमने बताया कि उसका क्या कुछ इंपॉर्टेंस होता है। गगनयान मिशन हमारा जो आने वाला है लालचंद जी, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और पूरी दुनिया की निगाहें लालचंद जी इस पर टिकी हुई है कि भारत जिस तरह से बीते वर्षों में, और वो पुरानी बातें हो गई कि हम किसी दूसरे देश के जरिए जाया करते थे, अब भारत खुद अपना गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा जी। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक महत्वपूर्ण लाइन में लगी हुई हैं कि आप समझ सकते हैं कि इस मिशन के क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ महत्व रखता है ये मिशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये मिशन कितना महत्व रखता है और जिन सारी चीज़ों पर जिक्र कर रहे थे असीम मिश्र कि ये आगे की जो योजनाएं, ये जो आगे की योजनाएं हैं, इन आगे योजनाओं में, इसरो की इन आगे योजनाओं में क्या कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। और अजय लेले जो एक्सपर्ट थे वो बता रहे थे कि कुछ चीज़ों का डायरेक्ट फ़ायदा मिलने वाला है और कुछ चीज़ों का इनडायरेक्ट फ़ायदा भी मिलने वाला है भारत को। तो बेहद महत्वपूर्ण भारत के लिए और काफ़ी बड़ा दिन। और बड़ी बात ये कि यह मिशन बिल्कुल सफल रहा है। पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं भारत के कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो ISS पर पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं एक तरह से कहीं। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।